Martians, welcome back, and thanks to my tab that I'm recording this lecture for the third time now. Alright, I just wish this is the final one, and इसके बाद ये टैब ऐसे नाटक ना करे. ओके चलो ठीक है. तो हमने दिस इज़ लेक्चर 3 ऑफ लूसेंट, है ना. एंड इसके पहले लेक्चर में हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, आईवीसी तक. ठीक है, जिसका टाइम पीरियड क्या था, जल्दी से रिकॉल करो. 2500 BC टू 1750 BC. ठीक है. उसके बाद ऑफ कोर्स इसके बाद कौन सा 1750 के बाद का टाइम पीरियड कौन सा होगा, पोस्ट हड़प्पन, राइट. उसके बाद आता है हमारा वैदिक कल्चर. वैदिक कल्चर का टाइम पीरियड है 1500 टू 600 BC. ओके, नाउ नोटिस दिस दैट दिस इज वैदिक कल्चर. सो इसमें हमारे दो पार्ट्स आएंगे, अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक. ठीक है, अर्ली वैदिक को हम ऋग्वैदिक भी कहते हैं. ठीक है. उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, सिंस वैदिक कल्चर का टाइम पीरियड ये है, तो जो वैदिक लिटरेचर है, ठीक है, उसका टाइम पीरियड भी सेम होगा. ओके, जो मेन वैदिक लिटरेचर है. ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहली चीज़, ओरिजिनल होम ऑफ द आर्यंस. वैदिक कल्चर में या फिर वैदिक टाइम पीरियड जो था, उस टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता था कि आर्यंस का एक्चुअली में ओरिजिनल होम क्या है, बिकॉज हम आर्यंस को काफ़ी ज़्यादा एसोसिएट कर रहे हैं वैदिक कल्चर से, इसीलिए. ठीक है, तो ओरिजिनल होम ऑफ द आर्यंस इज स्टिल कंट्रोवर्शियल. कहाँ था उनका ओरिजिनल होम, कहाँ से एक्चुअली में वो आए हैं, दिस इज स्टिल कंट्रोवर्शियल. आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज कल को वो कुछ भी स्टेटमेंट दे सकता है दैट ऋग्वेद मेंशंस दैट ऐसा ऐसा था आर्यंस को लेके. ठीक है, तो आपको पता है कि अभी तक ओरिजिनल होम को लेके जो भी चीज़ है आर्यंस की, दैट इज स्टिल कंट्रोवर्शियल. ओके, ऑलराइट. Now, Vedic literature, as I already told you, 1500 to 600 BC. Now, we have already done this, but इसको थोड़ा सा हम देखेंगे. हर वैदिक लिटरेचर के बारे में थोड़ा सा बेसिक पढ़ने वाले हैं बस. ओके, तो हमने पढ़ा था वैदिक लिटरेचर में दो तरह के टेक्स्ट, है ना. एक था श्रुति और एक था स्मृति. ठीक है, सो जो मेन वैदिक लिटरेचर है वो आता है हमारा श्रुति. ठीक है, दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ श्रुति. एंड व्हाट इज श्रुति, विच इज पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन बाय वर्ड ऑफ माउथ. ठीक है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस एज वेल, बट ठीक है, रिविजन हो रहा है, राइट. तो इसमें आता है हमारे 4 लिटरेरी प्रोडक्शंस. द सम और इसको हमने किया था साबू से याद. ठीक है, एस वॉज फॉर संहिता या फिर वेदास, है ना. ए वॉज फॉर अरण्यकास, बी इज फॉर ब्राह्मण्स एंड यू इज फॉर उपनिषद. ओके, चलो नाउ लेट्स सी देम वन बाय वन. ओके, वेदास, सबसे पहले वेदास से डील करते हैं. सो वेदास आर कॉल्ड अपौरुषेय. अब इसमें देखो, ये जो वर्ड है ये हिंदी का वर्ड है अपौरुषेय. इसमें दो वर्ड्स आएंगे हमारे, एक तो अ और एक पौरुषेय. अ का मतलब हिंदी में होता है नॉन या फिर नॉट. ठीक है, एंड पौरुषेय इज कमिंग फ्रॉम पुरुष. ओके, सो इसका मतलब होता है कि वेदास हैव नॉट बीन क्रिएटेड बाय मैन बट गॉड गिफ्टेड. ओके, एंड वेदास आर ऑल्सो नित्य, दैट इज एग्जिस्टिंग इन ऑल इटर्निटी. ठीक है, चलो फर्स्ट थ्री वेदास, दैट इज ऋग्वेद, यजुर्वेद एंड सामवेद, ये तीन मिला के बनाता है हमारे वेद त्रयी. ओके, ऋग्वेद इज अब एक एक से हम हर एक वेद को देखेंगे. ठीक है, थोड़ा सा बस बेसिक जानेंगे. हो सकता है बहुत लोगों को ऑलरेडी पता हो आप में से, बट आई नीड टू कंसिडर ऑल ऑफ यू, राइट, हुएवर इज वॉचिंग दिस लेक्चर. सो आई नीड टू टेल वट एवर इज बेसिक इम्पोर्टेंस, है ना, फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, चलो ऋग्वेदा. सो ऋग्वेद इज कलेक्शन ऑफ लिरिक्स या फिर आप कलेक्शन ऑफ हिम्स भी कह सकते हो इसको. दिस इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन द वर्ल्ड. ओके, देन इसमें होते हैं 10 मंडल. ये आपको याद रखना है कि इसमें 10 मंडल होते हैं. इसके बाद की इन्फॉर्मेशन आपको इजीली याद हो जाएगी. ठीक है, 6 मंडल्स आउट ऑफ 10 आर नोन एज गोत्र या फिर वंश मंडल. ओके, नाउ फर्स्ट एंड 10th मंडल दे वर एडेड लेटर. First and 10th, these were added later. Plus, very important, 10th mandal of Rig Veda contains the famous पुरुष सूक्त. इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है, पुरुष सूक्त का कॉन्सेप्ट, जिससे क्या आता है हमारा 4 वर्ण का जो कॉन्सेप्ट है, जो ये हम पढ़ते हैं ना, 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र. तो ये पुरुष सूक्त से ही आ रहा है. ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. आप मंडल याद रखो ना रखो, ये ज़रूर याद रखिएगा कि पुरुष सूक्त का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आ रहा है, ऋग्वेद में मेंशन्ड है. ठीक है, दैट्स इट.
देन यजुर्वेद हमारा नेक्स्ट वेद. यजुर्वेद इज अ बुक ऑफ सैक्रिफिशियल प्रेयर्स. सैक्रिफिशियल प्रेयर से हम क्या समझते हैं, जो यज्ञ वगैरह होता है ना, वो सारी चीज़ें के मंत्र एंड ऑल, वो सारी चीज़ें हमें यजुर्वेद में दी हुई हैं. ठीक है, इसके 2 पार्ट्स हैं, कृष्ण यजुर्वेद एंड शुक्ल यजुर्वेद. ये और इसी से आई गेस हमारे जो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, उसका भी नाम शायद यहीं से लिया गया है. ठीक है, चलो नेक्स्ट वेद है सामवेद. सामवेद इज बुक ऑफ चांट्स. चांट्स का मतलब क्या हुआ, जो भक्ति के लिए यूज होती हैं, राइट, वो सारी चीज़ें. ठीक है, फिर अथर्ववेद लास्ट वन. ठीक है, दिस वाज एडेड काफ़ी बाद में वेदास में. ओके, दिस इज़ अ बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूलाज. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ये जो है ना, ये सारे वो जैसे तांत्रिक विद्या हो गया, या फिर डिजीजेस को, लाइक जो रोग वगैरह होता है उसके लिए उसको कैसे ठीक करना है, क्या यूज़ करना है. ओके, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन्ड है. ठीक है, ईविल्स को कैसे भगाना है, डिजीजेस को कैसे ठीक करना है, ऑल ऑफ दिस इसमें दिया हुआ है. ओके, then so we are done with the Vedas, 4 Vedas. Now comes Brahmins. So Brahmins explain the hymns of the Vedas. हमने देखा हर वेद में कुछ ना कुछ हिम है ना, इसमें लिरिक्स हैं, इसमें प्रेयर्स हैं, इसमें चैंट्स हैं. तो जो भी है, तो इन सब का एक्सप्लेनेशन मिलता है हमें ब्राह्मण से. ओके, अब इसका मतलब ये हुआ कि हर वेद का अपना ब्राह्मण होगा. ठीक है, तो ऋग्वेद का है ऐत्रेय और कौशितकी ब्राह्मण. यजुर्वेद है शतपथ और तैत्रीय ब्राह्मण. ठीक है, अब देखो, शतपथ इज द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट ब्राह्मण. अब आपको ये याद नहीं रखना है कि वो ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट है, आप इंटरेस्ट के लिए याद रख सकते हो, लेकिन इन जनरल शतपथ इंपॉर्टेंट हो जाता है इससे. ठीक है, क्योंकि वो ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट है. ओके, एंड यजुर्वेद का पार्ट है ये. ठीक है, शतपथ एंड तैत्रीय. सो ऐत्रेय दूसरे वेद में है और तैत्रीय दूसरे वेद में है. ओके, ये ध्यान रखिएगा. देन सामवेद, पंचविश, षड्विंश, चंदोग्य, जैमिनाय. इसका निमोनिक बनाया है मैंने, लिख लीजिए आप भी. जैमिनी की 5 शादी का योग है. ओके, जैमिनी की 5 शादी का योग है. अब इसको आई जस्ट टेल यू द ब्रेकआउट ऑफ दिस. सो जैमिनी इज जैमिनाय, 5 इज पंचविश. ठीक है, शादी इज षड्विंश एंड योग इज फॉर चंदोग्य. ठीक है, चलो लास्ट आया हमारा अथर्ववेद. अथर्ववेद का है गोपथ ब्राह्मण. ओके, ये बिल्कुल ही थोड़ा, इनफैक्ट इसमें तो सभी अलग है, कुछ आप रिलेट नहीं कर सकते हो किसी से. ठीक है, तो इसका हो गया गोपथ. ऑल राइट. अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आई हैव मेंशन द फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी, बट ठीक है, एक बार रिपीट कर देती हूँ कि आपको वही हाईलाइट करना है जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है बुक में. ठीक है, उसके बाद आपको विद इन 24 आवर्स, मतलब लेक्चर देखने के विद इन 24 आवर्स आपको एक बार रिवाइज कर लेना है उस लेक्चर का कंटेंट. ठीक है, या तो आप लेक्चर एक और बार चला लो स्पीड में, या फिर आपने जो हाईलाइट किया हुआ है ना लेक्चर देखने के बाद, उसको बढ़िया से एक बार रिवाइज कर लो बस फट से. ठीक है, विद इन 24 आई एम टेलिंग यू, बिकॉज लूसेंट में अब जैसे जैसे हम और आगे बढ़ते जाएंगे ना, और ज़्यादा फैक्ट्स बढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो ये हमें याद रहे और रट जाएं बिफोर एग्जामिनेशन बहुत बढ़िया से. उसके लिए हमें इंश्योर करना होगा कि हम जितना ज़्यादा रिवीजन कर सकें उतना ज़्यादा रिवाइज करें. और फ्रीक्वेंसी जो होती है, जो इंटरवल होता है ना रिवीजन का, वो बहुत मैटर करता है. ठीक है, सो लाइक हमारे जो कोर्स स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो वी हैव ऑलरेडी प्लान, बट द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग अदरवाइज, उनके लिए आई एम टेलिंग यू कि आप लोग ऐसे ही प्लान करिएगा. फर्स्ट रिवीजन तो आप इंश्योर करना कि 24 आवर्स के अंदर आप कर लो, और बाकी रिवीजन भी लाइक विद इन 2 वीक्स, है ना, ऐसे कुछ करिएगा, ताकि एग्ज़ाम से पहले आप एटलीस्ट लूसेंट को 3 से 4 बार कर लो. ठीक है, बाकी हमारे कोर्स स्टूडेंट्स वील टेल यू आपको कैसे करना है. ठीक है, कब किस सब्जेक्ट के साथ इसको इनकॉर्पोरेट करना है, ऑल ऑफ दैट. चलो ओके, हाँ चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे. ये जो चीज़ें हैं, और हाँ एक और चीज़, ये जो चीज़ें हैं जैसे ये हो गया. ठीक है, इसके बाद और ऐसे बहुत सारे कुछ टेबल्स आएंगे, कुछ काफ़ी ज़्यादा ही फैक्चुअल वाली चीज़ आएगी जिसमें आप समझ नहीं सकते हो, तो उन चीज़ों को हम थोड़ा ज़्यादा टाइम देंगे, लाइक ज़्यादा बार रिवाइज कर लेंगे. लाइक आपने जैसे लूसेंट खोला और आपने सारे बॉक्सेस ही बॉक्सेस बस एक बार रिवाइज कर लिए सिर्फ, बाकी किसी टेक्स्ट पे ज़्यादा आप ध्यान नहीं दे रहे हो, बस आपने बॉक्सेस रिवाइज कर लिए, बिकॉज इनमें काफ़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ऐसी हो जाती है कि प्रॉपर ही रट्टाफिकेशन है, कुछ समझा नहीं जा सकता है. ठीक है, तो उन चीज़ों के लिए ऐसे कर लिया. तो ऐसे ऐसे स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी है ताकि आप बढ़िया से लूसेंट कवर कर लो, बिकॉज एंशिएंट और मिडीवल का 90% पोर्शन तो यहीं से सॉर्ट होता है आपका.
है ना। और यूपीएससी का मेन सोर्स अभी लूसेंट ही है क्वेश्चंस बनाने के लिए एंशिएंट मिडीवल का। ओके, टॉकिंग अबाउट 90% ऑफ द क्वेश्चंस। थोड़ा बहुत इधर उधर से आता है ऑफकोर्स, 5% वो थोड़ा सा देगा एनसीईआरटी से, वो उसका मूड हुआ तो, है ना। और 5% तो रहता ही है बाउंस वाला क्वेश्चंस, तो इसके बारे में तो हमें परेशान होना ही नहीं है बिकॉज वो किसी से नहीं बनता है। ओके, चलो ठीक है। एक और चीज़ देखो, ये सारी चीज़ें ना बोरिंग लगेंगी, इन जनरल हिस्ट्री काफ़ी लोगों को बोरिंग लगती है, लेकिन आपको क्या करना है, आप इंटरेस्ट कैसे लेके आ सकते हो। जैसे अब ये हमारे कल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं ना हम, है ना, वैदिक कल्चर हो गया, तो इसमें अब हम आगे जैसे जैसे और बढ़ेंगे ना, और चीज़ें हम देखेंगे कि कैसी सोसाइटी थी, कैसी पॉलिटी थी, कैसी इकोनॉमी थी, क्या 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 चीज़ें कैसे मैनेज की जा रही थी। तो इसको थोड़ा सा दिमाग में इंटरेस्ट ला के पढ़ो, लाइक इंटरेस्ट रखो कि ओके वी आर गोइंग टू लर्न दिस अबाउट आवर सोसाइटी टुडे, है ना। और अच्छा उस टाइम पे ऐसा होता था, काश ऐसा अभी भी होता। काफ़ी चीज़ें बिकॉज हम देखेंगे कि पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा सही हो रही थी, बट अभी सब कुछ बेकार हो गया है उसी एस्पेक्ट में। तो ऐसे ऐसे अगर आप इंटरेस्ट थोड़ा सा लोगे ना, तो आपको जल्दी याद होगा और काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए याद होगा। लेकिन सिर्फ रटने के पर्पज से पढ़ोगे और लेक्चर देखोगे तो थोड़ा सा बोरिंग भी लगेगा और लगेगा कि अरे यार क्या करना पड़ रहा है, ठीक है। बट you will take interest, so you will learn this faster and better. Okay, chalo, all right, so we are done with brahmins also, so we are done with vedas and brahmins, दो literatures हमारे हो गए, ठीक है। then comes aranyakas। तो aranyakas, अरण्य जो वर्ड है उसका मतलब होता है फॉरेस्ट। तो aranyakas क्या है, फॉरेस्ट टेक्स्ट्स। these were written for the hermits and students living in the jungles। ओके, दैट्स ऑल। देन लास्ट है हमारा उपनिषद। तो उपनिषद को जनरली हम वेदांत भी कहते हैं बिकॉज ये वेदों के अंत में आते हैं। एंड बृहदारण्यक उपनिषद आपको याद रखना है कि ये ओल्डेस्ट उपनिषद है, ठीक है। ओल्डेस्ट है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये ओल्डेस्ट है ना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें क्या क्या है, ठीक है। तो आगे अभी हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वी विल सी कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंशनड है। ओके, चलो। ओके, सो आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर के बारे में बताना चाहूँगी आपको, हमारे चैनल पे ही। दिस लेक्चर, दिस वन, इसमें बेसिकली आई हैव सॉल्व 2015 का पेपर, ठीक है। 2015 का यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर, 25 क्वेश्चंस। एंड इसमें आई हैव टोल्ड कि आप कैसे यूपीएससी की थिंकिंग को समझ सकते हो, ठीक है। लाइक अब हमें पता है कि हम 35 to 37 क्वेश्चन ही, और ये आपने बहुत उसे सुना होगा कि आप 35 to 37 क्वेश्चन ही अपने नॉलेज के बेस पे सॉल्व कर सकते हो, राइट। लेकिन इसके बाद या इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे सॉल्व करना है कि आप कट ऑफ क्रॉस करो, और सिर्फ क्रॉस नहीं करो बल्कि कट ऑफ से 5-10 मार्क्स एक्स्ट्रा लेके आओ, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो भी स्ट्रैटेजीज हैं, टेक्निक्स हैं, जो ऑब्जर्वेशंस हैं, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें शेयर की हैं। एंड ऑल इन्हीं चीज़ों की हेल्प से I and my team members have scored like more than like 110 and 115, 120 ऐसे marks in 2024 prelims, ठीक है। and like 2023 में भी मेरा स्कोर था 87, which is 12 marks more than the general cut off, ठीक है। तो कट ऑफ से इतना ज़्यादा आगे रहना कि आप प्रॉपर सेफ फील कर सको, ठीक है। ये इस चीज़ को डेवलप करने के लिए आपको ये देखना बनता है, ठीक है। तो इसको ज़रूर देखिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, एंड कमेंट सेक्शन में बताइएगा अभी कि आपको कैसा लगा, ठीक है। एंड इफ़ यू वांट एंड इफ़ यू लाइक इट एंड इफ़ यू वांट कि इसके आगे के भी क्वेश्चंस अपलोड किए जाएं, सो वो भी आप ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है, बिकॉज this may be of little or no importance to you, but this is of really great importance to us, okay, because इसी चीज़ से हमें पता चलता है कि whatever we are uploading, it is actually helping you all and you people are liking all of this, ठीक है। So do subscribe to our channel, you just have to hit that subscribe button, right, nothing else, it doesn't even take a second, all right, चलो। और of course do like the video, this video or any other video that you like, जो आपको हेल्पफुल समझ में आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा एक और वीडियो इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रैटेजी वाला, ठीक है। अगर आप लॉस्ट फील कर रहे हो, आपको नहीं समझ आ रहा कि अभी प्रोसीड कैसे करना है, आखिरी के 50 दिन ही बचे, लेस देन 50 डेज इन फैक्ट, है ना, तो कैसे प्रोसीड करना है, तो उसके लिए आप ये वीडियो देख लेना। ये 60 डेज स्ट्रैटेजी है, बट इससे डेफिनेटली आप अपनी स्ट्रैटेजी 45 या 40 डेज की भी निकाल लोगे ईजिली, ठीक है। चलो, और कोई भी इशू आए तो आप कमेंट कर दो, वी कैन इवन गाइड यू पर्सनली, ठीक है। आप कमेंट कर दो या फिर टेलीग्राम चैनल में डीएम कर दो, जो भी आपको सूटेबल लगता है, वी आर हियर टू हेल्प यू, ओके। देन बुद्धिज्म जैनिज्म के सारे पीवाईक्यूज हैं, ये 29 ईयर्स के पीवाईक्यूज हैं। आई एम श्योर आपको बुद्धिज्म जैनिज्म की इंपॉर्टेंस पता होगी, ये फेवरेट एरिया यूपीएससी का, हर साल वो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। सो दिस इज अ लेक्चर दैट यू मस्ट नॉट मिस, ठीक है। उसके अलावा लूसेंट का फर्स्ट और सेकंड लेक्चर भी अपलोड हो चुका है ऑलरेडी इसके पहले, तो वो भी देख लीजिएगा इफ़ यू हैवंट वॉच्ड, ठीक है। चलिए,
Okay, and this is about our course. So we have सिर्फ current affairs वाला program, then we have proper mentorship program. In this program you get everything A to Z that you need to qualify your prelims. Okay, and then current affairs and PYQ analysis. PYQ analysis basically this thing जो मैंने बताया ना आपको, learn to think like UPSC. इस चीज़ का we have provided for 10 years. See here 2015 से 24 तक का. दिस इज अबाउट द प्रीलिम्स मेंटोरशिप प्रोग्राम. इसके कंटेंट्स हैं ये, आपको जल्दी से दिखा देती हूँ. इसमें आपको करंट अफेयर्स मिलेगा, देन यू विल गेट वीकली टारगेट्स अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन, जो भी आपकी प्रिपरेशन लेवल है. देन हैंड रिटन नोट्स, ये बहुत ही बेनिफिशियल नोट्स हैं जो कि हमने अपने कोर्स स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए हैं. लाइक प्रॉपर यूपीएससी के सारे फेवरेट थीम्स एंड एरियाज, बी इट स्टैटिक, करंट अफेयर्स, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस. ठीक है. एंड देन एनालिसिस का क्वालिटी तो आपको हमारे उस लेक्चर से पता चल जाएगा. डू गिव इट अ वॉच. ओके. चलो, तो इस कोर्स को आप 3 तरह से ट्राई कर सकते हो. अगर आप श्योर नहीं हो तो आप ये 500 वाला प्रोग्राम ट्राई कर लो. इसमें आप 10 दिन हमारे कोर्स के मेंबर बन सकते हैं. आपको हम उसी तरह से गाइड करेंगे जैसे हम अपने नॉर्मल स्टूडेंट्स को करते हैं. सो यू कैन डिसाइड इफ यू वांट टू जॉइन द फुल प्रोग्राम. देन पूरा प्रोग्राम इज 2499 ओनली, एंड इफ मेंटोरशिप ओनली इज द योर रिक्वायरमेंट, देन 1099. ठीक है. सो सिंस लास्ट 40-50 डेज बहुत क्रूशियल होते हैं, इसमें यू कैन नॉट टेक अ चांस to feel any negativity, to surround yourself with any pessimistic thoughts, है ना. कुछ भी डाउट ये सबसे सराउंड नहीं होने देना अपने आप को. सो इन केस यू फील एट ऑल नीड ऑफ अ 1-to-1 mentor, बिकॉज हम अपने स्टूडेंट्स को कॉल का फीचर भी देते हैं. यू कैन कॉल अस एनी टाइम यू वॉन्ट, 24/7. ठीक है, बिकॉज वी अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ अ मेंटोर. ओके. चलो, सो डिसाइड फॉर योरसेल्फ, एंड ये लेक्चर ज़रूर देखिएगा एंड बताइएगा आपको कैसा लगा. ठीक है. ओके, आगे बढ़ते हैं. So we are done with Shruti. Okay, now we will start with Smriti. Okay, Smriti is literature of Vedic tradition. इसका टाइम पीरियड है 600 BC to 600 AD. ठीक है. तो 6 लिटरेरी वर्क्स हैं इसमें: वेदांग, स्मृति धर्मशास्त्र, महाकाव्य, पुराण, उपवेद, षड्दर्शन. ठीक है. ऑल राइट. अब लेट्स सी ऑल ऑफ दीज वन बाय वन, लेकिन हम सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने वाले हैं इसमें. ठीक है. वेद की तरह वो जो श्रुति हमने जैसे पढ़ा वैसे नहीं पढ़ने वाले हैं. जो इंपॉर्टेंट लगेगा सिर्फ वही पढ़ेंगे इसमें. ठीक है. ओके. सो वेदांग में भी देखो 6 वेदांग होते हैं. इसमें है एक छंद सूत्र. छंद सूत्र किसने लिखा है? पिंगल ने. ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, कि पिंगल ने लिखा है. फिर ज्योतिष में वेदांग ज्योतिष लगाद मुनि. ठीक है. चलो, इसके बाद है हमारे स्मृति. ये जो वेदांग हो गया. फिर स्मृति धर्मशास्त्र, तो इसमें आती हैं हमारे 6 फेमस स्मृतिज. व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इन दिस 6 फेमस स्मृतिज इज कि कौन सी प्री गुप्ता पीरियड की है और कौन सी गुप्ता पीरियड की है. तो प्री गुप्ता से 2 बिलोंग करती हैं, मनुस्मृति एंड याज्ञवल्क्य स्मृति. ठीक है, यू नीड टू रिमेंबर दिस. ओके. उसके बाद इसमें देखो, जीमूतवाहन ने लिखा है दयाभाग, विज्ञानेश्वर ने लिखा है मिताक्षरा. कुछ रिकॉल कर पा रहे हो? ये PYQ है, यूपीएससी PYQ. उसमें इनको इलाबोरेट करके ऑप्शंस बनाए थे यूपीएससी ने, दयाभाग को और मिताक्षरा को. तो कल को वो पूछ सकता है इन जनरल मैच द कॉलम में या कुछ करके. ठीक है. तो दयाभाग जीमूतवाहन ने लिखा है एंड विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा लिखा है. ओके. ऑल राइट. अब आता है हमारा गुप्ता पीरियड के टेक्स्ट. गुप्ता पीरियड इज हाई यील्डिंग एरिया एंड यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट्स भी है एंशिएंट हिस्ट्री में. ठीक है. तो इसलिए हमें ये टेक्स्ट या फिर गुप्ता पीरियड से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है. सो देखो, नारद, पराशर, बृहस्पति, कात्यायन. इसको ऐसे ही पढ़ के याद करो, इजीली हो जाएगा. नारद, पराशर, बृहस्पति, कात्यायन. ठीक है. चलो, फिर है हमारे एपिक्स. तो इनमें कुछ खास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है. ठीक है. बाकी बस यही है, महाभारत और रामायण के बारे में ही है. ओके. ऑल राइट. मत्स्य पुराण. तो पुराण में मत्स्य पुराण इज द ओल्डेस्ट. बस इतना ही. उसके बाद ये तो हम कर ही चुके हैं. 5 सब्जेक्ट्स लिटरेचर जब हम पढ़ रहे थे, सर्ग प्रतिसर्ग याद आ रहा है कुछ? ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं लिटरेचर में. ठीक है. देन कम्स उपवेदास. ये देखो, वेदांग, स्मृति धर्मशास्त्र, महाकाव्य, पुराण, उपवेदास. ठीक है. उपवेदास, तो हर वेद का एक उपवेद है. सो ऋग्वेद का आयुर्वेद. अब ये अच्छे से याद रखना कि आयुर्वेद इज ऋग्वेद का उपवेद. ठीक है. आप हमें यूजुअली ऐसा लगता है कि अथर्ववेद में क्योंकि डिजीजेस से रिलेटेड चीज़ें हैं, है ना, तो उसमें होगा आयुर्वेद, लेकिन नहीं, इट इज़ ऋग्वेद का उपवेद. ओके. देन सामवेद का है गंधर्ववेद. यजुर्वेद का है धनुर्वेद. धनुर ऐसे याद रखना. ठीक है. अथर्ववेद का है अर्थ. एक तो अर्थवेद है, तो अर्थ तो इजीली याद रह जाएगा. शिल्प वेद आपको याद रखना है. शिल्प का मतलब, अगर लाइक हिंदी में जो शिल्प होता है उसका मतलब अगर आप जानते हो तो आप रिलेट कर लोगे अथर्ववेद से. बाकी इट इज साइंस ऑफ क्राफ्ट एंड वेल्थ. ठीक है. चलो, और विश्वकर्मा इससे रिलेटेड है. ओके.
देन लास्ट हमारा स्मृति में आता है षड दर्शन। ये कुछ नहीं, हमारे 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी है जो हम आर्ट एंड कल्चर में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो एक बार बस आप ये पढ़ लो, रिवाइज हो जाएगा कि फाउंडर कौन है किस स्कूल का, बस। ठीक है, बाकी हम कल्चर में करते हैं तो आप इसको यहाँ पे स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, चलो बिगिनिंग विथ ऋग्वेदिक पीरियड नाउ। ऑलराइट, सो ऋग्वेदिक जो पीरियड है उसका टाइम पीरियड क्या है? 1500 BC टू 1000 BC। वैदिक का टोटल क्या था? 1500 टू 600। ठीक है, तो ऋग्वेदिक को अर्ली वैदिक भी बोलते हैं। इसका 1000 तक है, तो 1000 से 600 तक किसका होगा? लेटर वैदिक का। ठीक है, चलो अब ऋग्वेदिक पीरियड जो है इसकी पूरी इंफॉर्मेशन का सिर्फ एक सोर्स है एंड दैट इज ऋग्वेद इटसेल्फ। ओके, ऑलराइट, नाउ ऋग्वेद में मेंशन्ड है एक हमें मिलता है नदी सुक्त हिम। नदी सुक्त हिम, ठीक है, नदी से ही नाम समझ में आ रहा है, नदी मीन्स रिवर्स। सो इसमें मेंशन्ड है 21 रिवर्स। सो आपको बेसिकली इसमें सिर्फ ये याद रखना है कि नदी सुक्त एक हिम है जो कि ऋग्वेद में मेंशन्ड है ये। ठीक है, कितने रिवर्स हैं मेंशन्ड उसमें, ये सब कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे तो, बट 21 ऑस्पिशियस नंबर होता है हिंदुइज्म में, तो उससे आप इजीली इसको याद रख सकते हो। ठीक है, उपनिषद कितने होते हैं? अच्छा, टोटल बहुतों का पता होगा, बट इफ यू डोंट नो 108। ठीक है, एंड दिस इज अगेन एन ऑस्पिशियस नंबर इन हिंदुइज्म। ओके, चलो देन ऋग्वेदिक पीपल दीज वर कन्फाइंड टू एन एरिया। तो जिस भी जो एरिया था ना ऋग्वेद, जहाँ पे ऋग्वेद एज मिलती है हमें, जस्ट अ मिनट, ठीक है, यहाँ तक जो भी एरिया था, दैट एरिया इज नोन एज सप्त सिंधु। भाई सप्त सिंधु, सप्त सिंधु का मतलब यहाँ पे है लैंड ऑफ 7 रिवर्स। ओके, नाउ ये कौन से 7 रिवर्स हैं? देखो यहाँ पे आई शो यू। एक है हमारा सिंधु विच इज इंदस। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है। ठीक है, इंदस ऋग्वेदिक नाम सिंधु। ठीक है, इंदस की 5 ट्रिब्यूटरीज झेलम, चेनाब, ब्यास, रावी, सतलज, ये कितने हो गए? 6 रिवर्स हो गए। उसके अलावा सरस्वती। दिस इज द लैंड ऑफ 7 रिवर्स ऋग्वेदिक टाइम पीरियड का। ठीक है, अब इनके ऋग्वेदिक नेम्स देख लो और ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, रिवर्स देखो, रिवर्स ना फेवरेट थीम्स में आता है यूपीएससी के, वो कैसे ना कैसे रिवर्स पूछता ही है। एंशंट जैसे अजंता से रिलेटेड भी पूछा था लास्ट ईयर, या लास्ट ईयर आई गेस, लास्ट ईयर ही पूछा था कि उससे कौन सा रिवर निकलता है ना, तो वघोरा रिवर वॉज द आंसर, वो वाला स्टेटमेंट सही था। तो इस तरह से रिवर्स जो है वो यूपीएससी की नज़र में हमेशा रहते हैं, तो इसलिए रिवर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ऋग्वेदिक नाम आप कर लो, इंदस, सिंधु, ये तो ईजी है, झेलम, वितस्ता, चेनाब, असीगनी, ब्यास, विपास, सिमिलर साउंड है। देन रावी, परूशनी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, रावी का परूशनी ज़रूर याद रखना। सतलज, शतुद्री, ये भी थोड़ा सा रिलेटेबल है। सरस्वती, ये तो बहुत ईजी है। ठीक है, एक और एक्स्ट्रा याद कर लो, घग्गर, दृषाडवती, दैट्स ऑल। ओके, चलो देन मोस्ट मेंशन रिवर इन ऋग्वेद, ये हम जो भी पढ़ने वाले ना ऋग्वेदिक पीरियड के बारे में, ये सब ऋग्वेद से हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है, तो आप इनडायरेक्टली इसको समझ लो इस तरह से कि ये सब ऋग्वेद में मेंशन्ड है। ओके, ऑलराइट, सो मोस्ट मेंशन रिवर इज सिंधु, दैट इज इंदस, एंड मोस्ट पायस इज सरस्वती। ओके, चलो देन आता है हमारा एक इम्पॉर्टेंट इवेंट, 10 राजन वॉर। 10 राजन इज 10 राजाओं का वॉर, बैटल ऑफ 10 kings. Okay, this was fought against Shudas who was भरत किंग, एंड जिसके अगेंस्ट ये लड़ा गया था वही विक्टोरियस थे एट द एंड। ठीक है, यही लोग जीते थे। ठीक है, देन दिस वॉज फॉट ऑन परूशनी रिवर विच इज रावी। ओके, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बैटल ऑफ 10 kings, रावी रिवर। देन पॉलिटी, चलो नाउ वी विल बिगिन विथ कि ऋग्वेदिक पीरियड की पॉलिटी कैसी थी। ठीक है, ऑलराइट, सो दिस वॉज बेस्ड ऑन किनशिप, ये आप लिख लो। ओके, देन गवर्नमेंट वॉज पेट्रियार्कल। ठीक है, मोनार्की प्लस नॉन मोनार्की, हमें दोनों चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, राष्ट्र वॉज रूल्ड बाय किंग और राजन, तो राष्ट्र बोला जा रहा है, ऑफकोर्स ये कंट्री है। ठीक है, एंड राजन ऑफकोर्स किंग। ओके, लॉ ऑफ प्राइमोजेनिचर वॉज फॉलोड। नाउ व्हाट इज लॉ ऑफ प्राइमोजेनिचर? तो सक्सेसर कैसे डिसाइड करते हैं, उसके यूजुअली दो लॉज फॉलो किए जाते हैं। एक तो होता है यही लॉ ऑफ प्राइमोजेनिचर, ठीक है, और एक होता है वॉर ऑफ सक्सेशन। लॉ ऑफ प्राइमोजेनिचर में होता है कि एल्डेस्ट जो सन होता है उसको सक्सेसर बना दिया जाता है। वॉर ऑफ सक्सेशन में क्या होता है कि जितने भी सन होते हैं राजा के,
जितने भी बेटे होते हैं वो लड़ाई, उनके बीच वॉर होता है, एंड हुएवर स्टैंड्स विक्टोरियस एट द एंड दैट बिकम्स द नेक्स्ट किंग। ठीक है, ऐसा। तो हिंदुइज्म में, हिंदू कल्चर में या फिर हिंदू रूलर्स में आप अक्सर आपको लॉ ऑफ प्राइमोजेनिचर ही देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी मुगल्स में हमने देखा है कि वॉर ऑफ सक्सेशन होता था, राइट। चलो, अब आता है कि इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स कौन थे ऋग्वेदिक टाइम पीरियड में। तो एक था पुरोहित, देन सेनानी, देन ग्रामिनी। पुरोहित बाय नेम इटसेल्फ फर्स्ट रैंकिंग ऑफिशियल, और ये प्रीस्ट थे। ठीक है, सेनानी अगेन नेम इटसेल्फ टेल्स इनफ, आर्मी चीफ। ग्रामिनी, ग्राम, ठीक है, हेड ऑफ विलेज। चलो, फिर अब ये है जो पॉलिटी के यूनिट्स हैं, ठीक है, और उनका हेड। सो सबसे छोटा यूनिट है कुल, ठीक है, फैमिली। देन ग्राम, फैमिली से बनता है ग्राम। देन वेरियस विलेजेस फॉर्म अ क्लैन, क्लैंस फॉर्म जन, पीपल, लार्ज स्केल। ठीक है, और ऑफ कोर्स पीपल एट द एंड दे आर टुगेदर कलेक्टिवली मेकिंग द कंट्री। ओके, let's see, these are headed by, कुल is headed by कुलाब, ग्राम ग्रामिनी, विश विशपति, ठीक है, जन गोपा या फिर गोपति। ओके, इट्स नॉट जनपति, ये ध्यान रखना, ये गोपा या गोपति, इसलिए इसको स्टार मार्क किया हुआ है बिकॉज ये काफ बिल्कुल ही अलग जा रहा है। राष्ट्र, राजन, ये तो हम ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं कि राष्ट्र वॉज हेडेड बाय या फिर रूल्ड बाय राजन। ओके, आर्मी में कौन कौन था? ऋग्वेदिक टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे फुट सोल्जर्स और चैरिटियर्स ही बस होते थे। ठीक है, ऑफकोर्स जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाता है आर्मी में भी एडवांसमेंट्स हमको देखने मिलते हैं, है ना। ठीक है, चलो, एक बहुत अलग सी चीज़ जो होती थी इनके पास, दैट वाज मूविंग फोर्ट। इट वाज कॉल्ड मूविंग फोर्ट, पुरचारिष्णु इसका उस टाइम का जो टर्म था वो था पुरचारिष्णु। ओके, ये क्या होता है? दिस इज इंजन फॉर असॉल्टिंग एनिमी फोर्ट्स। बेसिकली एनिमी फोर्ट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो चीज़ यूज़ की जाती थी उसको हम पुरचारिष्णु बोलते थे। पुर का मतलब फोर्ट होता है, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, पुर का मतलब फोर्ट होता है, अगर नहीं पता है तो इसको लिख लेना आप वहाँ पे। ठीक है, चलो, फिर किंग हैड रिलीजियस ड्यूटीज ऑल्सो। इसका मतलब क्या था कि रिलीजन और पॉलिटिक्स जो है वो सेपरेट नहीं है यहाँ पे, है ना। ठीक है, चलो, फिर कुछ असेंबलीज होती थी, सभा, समिति, विधाता, गण। ये कुछ असेंबलीज हैं जो जिनकी इंपॉर्टेंस क्या थी कि दीज असेंबलीज विल कीप अ चेक ऑन द रूलिंग ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, अब इसमें भी सभा जो थी, सभा वॉज द कमिटी ऑफ फ्यू प्रिविलेज्ड। बेसिकली सभा में ना मेजरली ब्राह्मण्स ही होते थे। ठीक है, मेजॉरिटी वॉज ऑफ ब्राह्मण्स, उसमें भी लैंड ओनिंग ब्राह्मण्स, जिनके पास लैंड होता था। ठीक है, ऋग्वेद के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं था ये सिस्टम कि सिर्फ ब्राह्मण्स होंगे, बट आगे जाके ये प्रॉपर रिजिड बन जाता है कि इसमें सिर्फ लैंड ओनिंग या फिर लैंड होल्डिंग ब्राह्मण्स ही होंगे। ठीक है, सभा एंड समिति, दीज एक्टेड एज चेक्स ऑन आर्बिट्ररी रूलिंग ऑफ द किंग्स। सभा ऑल्सो फंक्शनड एज अ कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, सो बेसिकली आप इसको जुडिशरी समझ लो, आज की जुडिशरी, जैसे जुडिशरी कीप्स अ चेक ऑन द आर्बिट्रीनेस ऑफ द गवर्नमेंट, राइट, उसी तरह से अब आप बोलोगे पार्लियामेंट भी तो रखता है, तो हाँ, जुडिशरी पार्लियामेंट दोनों, उसी को आप इससे रिलेट कर सकते हो, सभा एंड समिति से। ठीक है, चलो, सो दिस वाज ऑल अबाउट पॉलिटी। तो हमने क्या क्या देख लिया? यूनिट्स ऑफ पॉलिटी, ठीक है, देन आर्मी हमने देखा किस तरह से कौन रूल कर रहा है। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम डिड वी हैव उस टाइम पे, मोनार्की या नॉन मोनार्किकल। ओके, पेट्रियार्कल था, द गवर्नमेंट वाज पेट्रियार्कल, ऑलराइट। इसके अलावा who was there to keep a check and balance on the government। ठीक है, ओके, नाउ वी विल सी कि सोसाइटी कैसी थी ऋग्वेदिक टाइम पीरियड में। सो 4 वर्णास से कंप्राइज थी सोसाइटी। ठीक है, द सोसाइटी कंप्राइज्ड ऑफ द 4 वर्णास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ओके, लेकिन important and interesting point is that this classification was based on the profession and not birth। ठीक है, इट वॉज बेस्ड ऑन प्रोफेशन। देखो, टीचर्स एंड प्रीस्ट को बोला जाता था ब्राह्मण्स, रूलर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर को बोला जाता था क्षत्रिय, फार्मर्स एंड मर्चेंट्स, बैंकर्स, इनको बोला जाता था वैश्यास,
एंड आर्टिसंस और लेबर जो होते थे ये इनको बोला जाता था शूद्रास। तो शूद्रास को देखो आप नोटिस करो कि यहाँ पे कोई मीनियल वर्क से एसोसिएट नहीं किया जा रहा है इनको कि सिर्फ मीनियल वर्क जो करते हैं वही शूद्रास है, नहीं, आर्टिसंस और लेबरर्स को शूद्रास बोला जा रहा है। तो प्रॉपर प्रोफेशन के बेसिस पे यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन और कैटेगराइजेशन किया गया है जो कि आगे जाके खराब हो जाता है, राइट। ठीक है। ऑल्सो दीज ऑक्यूपेशंस दीज वर नॉट हेरिडिटरी। ऐसा नहीं था कि टीचर का बेटा टीचर ही बनेगा और ब्राह्मण ही कहलाएगा, नहीं, टीचर का बेटा अगर मर्चेंट बनता है तो चलेगा एंड उसको वैश्य बोलेंगे, ठीक है। चलो, यूनिट ऑफ सोसाइटी वॉज फैमिली। सबसे छोटा यूनिट फैमिली, ये तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे देख लिया इस टेबल में, सबसे छोटा यूनिट फैमिली है, ठीक है। उसके बाद प्राइमरीली मोनोगैमस। मोनोगैमस का मतलब क्या होता है कि दे प्रेफर्ड कि एक ही वाइफ हो किसी की भी, ठीक है। तो मोनोगैमस एंड पेट्रियार्कल। पेट्रियार्कल जरूर है, शुरू से पेट्रियार्कल तो चला आ रहा है, ठीक है। चाइल्ड मैरिज वॉज नॉट इन वोग। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट अगेन, चाइल्ड मैरिज वॉज नॉट इन वोग। देन अ विडो कुड मैरी द यंगर ब्रदर ऑफ हर डिजीज्ड हस्बैंड। इसको, इस प्रैक्टिस को बोलते थे नियोग। अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, ठीक है। आज के टाइम पे भी ये चीज़ बहुत ईजी नहीं है सोसाइटी में, बट उस टाइम पे भी ये, बट उस टाइम पे बहुत नॉर्मल था एंड अलाउड था और एक्सेप्टेड था, ठीक है। Father's property was inherited by son. There is no mention of daughter. Okay. Right to property was available in case of movable plus immovable, both kinds of properties. ठीक है. Milk and its products. मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स, जो खाने के आइटम्स थे उसमें मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी और यही चीज़ें ज़्यादा बनती भी थी इनफैक्ट, ठीक है। सो ग्रेन कुक्ड विद मिल्क, इसको बेसिकली आप खीर समझ लो, इसका संस्कृत नाम था क्षीर पक मोदनम, ठीक है। चलो, इसमें मेजरली आपको वैसे ये याद रखना है कि मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स जो था वो ज़्यादा प्रिवलेंट था फूड आइटम्स में, ठीक है। नाउ काउ वॉज ऑलरेडी डीम्ड अघन्य। अघन्य का मतलब क्या होता है, नॉट टू बी किल्ड। आपको ये जो टर्म्स है ना, और इफ दे हैव बीन हाईलाइटेड तो आपको ये अच्छे से याद रखना है, ओके। काउ वाज अघन्य, नॉट टू बी किल्ड। अगर आप इफ यू आर किलिंग अ काउ या फिर इवन इंजरिंग अ काउ, पेनल्टी वुड बी इम्पोज्ड न्यू, ओके। अल्कोहलिक ड्रिंक्स सुर एंड सोम, दीज वर कंज्यूम्ड। अम्यूजमेंट्स एक्टिविटीज़ वर सीन, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिलीजियस एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ठीक है, या मंत्र बस हो रहा है, यज्ञ बस हो रहे हैं, नहीं, अम्यूजमेंट एक्टिविटीज़ भी होती थी, ठीक है। विमेन स्लेवरी एग्जिस्टेड, ये लिख लेना, ये बुक में मेंशन नहीं है, ओके। ओके, आई गेस ये मैंने सेक्शनल टेस्ट की हेल्प से ये इसको यहाँ पे नोट किया होगा। तो इसी तरह से वैसे हाँ, ऐसे होता है कि जैसे जो भी इन्फॉर्मेशन आपको ने इस बुक में पढ़ ली, इसके अलावा अगर कुछ इंपॉर्टेंट आपको मिलता है आपके सेक्शनल टेस्ट में, ठीक है, तो उससे आपको वो चीज़ या तो आप यहाँ बुक में ही नोट कर लो वो टॉपिक के पास, या फिर अलग से आप जो भी नोट्स बना रहे हो तो आप वहाँ पे नोट कर लो, ठीक है। चलो, अच्छा हाँ, मुझे इसमें आपको ये बताना था कि ये चीज़ें पढ़ रहे हो ना, पॉलिटी, सोसाइटी, रिलीजन, इकोनॉमी पढ़ोगे इसके बाद, ये चीज़ें आप ऑलमोस्ट हर पीरियड में आप पढ़ने वाले हो, ठीक है। अभी आप ऋग्वेदिक पढ़ रहे हो, फिर लेटर वैदिक में ये पढ़ोगे, उसके बाद महाजनपद में ये पढ़ोगे, ठीक है, फिर मौर्यन में पढ़ोगे, गुप्ता में पढ़ोगे, सब में ये चीज़ आप पढ़ने वाले हो। साउथ की जब हम हिस्ट्री देखेंगे उसमें भी पढ़ोगे। तो आपको ये थोड़ा सा कंपेरेटिव स्टडी दिमाग में रखना है कि ऋग्वेदिक में, अच्छा ऋग्वेदिक में ऐसा चल रहा था, अब लेटर वैदिक में ऐसा चल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा कंपेरेटिव रखोगे ना दिमाग में, कंपैरिजन चालू रखोगे, तो इससे क्या होगा, आपको क्लैरिटी रहेगी कि किस टाइम पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी पड़ेगा एग्जाम में, ओके। चलो ठीक है। सो नाउ वी विल बिगिन विथ रिलीजन इन ड्यूरिंग ऋग्वेदिक टाइम, ओके। गॉड्स वर बेसिकली पर्सोनिफाइड पार्ट्स ऑफ नेचर। तो कोई मूर्ति पूजन ये सब अभी नहीं हो रहा है, सच पर्सोनिफाइड पार्ट्स ऑफ नेचर। नेचर की जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे विंड हो गया, वाटर, फायर, ऑल ऑफ दिस, इनको ही पूजा जाता था ऋग्वेदिक टाइम पीरियड में। फायर वॉज सेक्रेड, ओके। 33 gods were there and these were also divided into 3 categories: terrestrial, intermediate, celestial. अब यहाँ पे आपको ये नंबर याद नहीं रखना है कि कितने गॉड्स थे। दिस इज बेसिकली टू टेल यू दैट उस टाइम पे एक से ज़्यादा गॉड्स पे विश्वास किया जाता था, प्लस उनकी भी कैटेगरीज थी। बस ये बताने के लिए ये हाईलाइट किया है, ठीक है। तो ये रटने की ज़रूरत नहीं है कितने गॉड्स है कितने नहीं, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। चलो, याद आपको ये करना है, इंद्र, अग्नि और वरुण, ये तीन जो थे ये मोस्ट पॉपुलर डेटीज थे ऋग्वेदिक टाइम पीरियड में, ठीक है। और ये चेंज हो जाएंगे हमारे लेटर वैदिक में,
the focus and importance will shift to some other gods. Okay, Indra, Agni, Varun. Okay, चलो ठीक है। फिर अग्नि, अग्नि का क्या, अग्नि को ऐसा माना जाता था कि इट इज़ एन इंटरमीडिएरी बिटवीन गॉड एंड पीपल। जब जैसे आप, अगर आपने हवन किया है या अगर आपने हवन देखा है, तो जो हवन में आप लोग डालते हैं, आहुति बोलते हैं जिसको, तो व्हेन दे आर डूइंग दैट, तो वो एक ऐसा होता है कि हम अग्नि में डाल रहे हैं और अग्नि से वो कहाँ पहुँच रहा है, भगवान जी के पास। ठीक है, तो अग्नि बेसिकली एक मीडिएटर है इंसानों और भगवान जी के बीच। ठीक है, चलो। नाउ इसमें एक सेपरेट मंडल है जो कि सोम को एट्रीब्यूटेड है, सोम मंडल ऋग्वेद में। ठीक है, चलो। रुद्र, अनदर गॉड, रुद्र इज गॉड ऑफ एनिमल्स। ठीक है, देयर वाज नो एनिमल वर्शिप, इम्पोर्टेंट, बिकॉज आईवीसी में हमने पढ़ा था कि एनिमल वर्शिप होती थी, जूलैटरी पढ़ा था हमने। ठीक है, तो आईवीसी के टाइम पे वी रेड दैट जूलैटरी वाज देयर, एनिमल वर्शिप वाज देयर, लेकिन ऋग्वेदिक टाइम पीरियड में ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो। हीनोथियज्म वाज समथिंग, एक अलग एक्टिविटी या फिर एक अलग इज़्म जो कि फॉलो किया जाता था। इसका मतलब क्या होता है, बिलीफ इन मैनी गॉड्स, बट हर एक गॉड को अगर हम अलग रखें, एक एक से ऐसे देखें, तो हर एक गॉड अपने आप में हाईएस्ट है, जो कि इन जनरल हम हमारे हिंदू कल्चर में अभी भी फॉलो होता है ना, कि बहुत सारे गॉड्स हैं, बट हर गॉड अगर आप अलग अलग उन्हें देखो तो हर गॉड अपने आप में हाईएस्ट है। ठीक है, तो उसी को हीनोथियज्म बोलते हैं। Okay, so henotheism was a practice that was followed during Rigvedic time. Nature of Rigvedic religion, ये nature है Rigvedic religion का, henotheism. ठीक है, चलो। So we are done with religion. Now economy. Let's see economy कैसी थी उस टाइम पे, कैसे क्या हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, फाइनेंस वगैरह कैसे मैनेज हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे ऋग्वेदिक टाइम पीरियड की। ठीक है, ग्रेट इंपॉर्टेंस वॉज अटैच टू हर्ड्स ऑफ कैटल। कैटल ही थी जो ऋग्वेदिक टाइम पीरियड की वेल्थ होती थी, कैटल को ही मानते थे वेल्थ। ओके, एक्सचेंज भी इनफैक्ट कैटल की हेल्प से होता था। ओके, लेट्स सी। Probably not familiar with cat and camel, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। These were not probably familiar with cat and camel, ऋग्वेदिक people. Tiger was not known, known ही नहीं था। आईवीसी के टाइम पे कौन सा एनिमल was not known? Lion. ओके, ऋग्वेदिक में कौन सा एनिमल? टाइगर। ठीक है, सो सी, इस तरह से यू कंपेयर एंड स्टडी, और ये चीज़ आप ना खुद से कर पाओगे, डोंट वरी। जैसे आई एम एबल टू डू, यू विल ऑल्सो बी एबल टू डू वंस यू आर डन विथ लाइक 2-3 रीडिंग्स ऑफ लूसेंट। ठीक है, ओके, चलो। देन वेरी लिटिल ऑफ ट्रेड वॉज देयर। ठीक है, मनी एंड मार्केट्स वर नोन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दे वर नॉट नोन, दे वर नोन, बट दे वर नॉट एक्सटेंसिवली यूज्ड। तो कैसे होता था आदान प्रदान या फिर खरीदना वगैरह? काउज एंड गोल्ड ऑर्नामेंट्स, cows and gold ornaments of fixed value were the media of exchange. ठीक है, coins were not known. ठीक है, coins were not known, important हो जाता है ये, our दिमाग स्टार ईयर। कुछ अगर नोन ही नहीं था ना किसी टाइम पीरियड में, लाइक आईवीसी में हमने देखा कि आयन वॉज नॉट नोन, लाइन वॉज नॉट नोन, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं याद रखना, बिकॉज ये हमें लगता है कि यार ऐसे कैसे, थोड़ा कुछ तो पॉसिबिलिटी होगी कि होता होगा, है ना, एग्जाम में तो हमें ऐसे सोचना होता है। तो ऐसे जब ये अतरंगी कुछ फैक्ट्स होता है ना, उनको अलग से प्रॉपरली याद रखना है। आप अलग से हाईलाइट कर लो, स्टार मार्क कर लो, कुछ कर लो, बट याद रखो बढ़िया से। ओके, चलो। Then, in case of healthcare, in sectors of healthcare, experts in surgery were also found. ठीक है, मतलब काफ़ी अच्छा स्टेटस था हेल्थ केयर का। ठीक है, चलो। सो वी आर डन विद ऋग्वेदिक पीरियड। ओके, हमने ऋग्वेदिक में क्या क्या देख लिया कि जोग्राफिकल एरिया क्या था, रिवर ऑफ वो जो सप्त सिंधु था, है ना, लैंड ऑफ 7 रिवर्स। उसके बाद हमने देखा पॉलिटी। ठीक है, फिर हमने देखा सोसाइटी, फिर हमने देखा रिलीजन, and then we read about economy of ऋग्वेदिक टाइम पीरियड, राइट? इतना ही किया है ना हमने, ठीक है। और इस तरह से ये थोड़ा समराइज जब आप करते हो ना, या ये प्रैक्टिस भी आप फॉलो कर सकते हो जब आप पढ़ाई करते हो। आपने कोई भी एक टॉपिक कंप्लीट किया, उसमें बस आप हेडिंग्स या सब हेडिंग्स को रिकॉल कर लो कि ठीक है, इस टॉपिक में मैंने ये पढ़ लिया है। ठीक है, ये आपके दिमाग में ना चीज़ें ऑर्गेनाइज कर देता है ये एक्सरसाइज जो है। ठीक है, चलो और एक बार देख लेते हैं
ये कुछ मिस तो नहीं हुआ? नहीं, इतना ही वी हैव डन। ठीक है, ऑलराइट। अब हम देखेंगे लेटर वैदिक पीरियड। सो एज आई टोल्ड यू द टाइम पीरियड 1000 BC टू 600 BC। ठीक है, अब देखते हैं लेटर वैदिक पीरियड का एरिया देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, सो द एरिया एक्सटेंड्स फ्रॉम सरस्वती, रिवर सरस्वती टू गंगा। ओके, सो शिफ्ट हो रहा है सरस्वती तक। सरस्वती वॉज लाइक मैक्सिमम बाउंड्री ऋग्वेदिक टाइम पीरियड में, है ना, लेकिन यहाँ पे सरस्वती से स्टार्ट हो रहा है, so सरस्वती टू गंगा। अब यहाँ पे देखो गंडक को सदा नीर बोला गया है लेटर वैदिक में। ठीक है, हमने कुछ ऋग्वेदिक नेम्स लर्न किए वहाँ पे, यहाँ पे गंडक का सदा नीर आप याद रखना। ओके, चलो एक्सपेंशन जो है ना ये सरस्वती से गंगा में जो है लेटर वैदिक पीरियड फैला हुआ, दिस एक्सपेंशन हैज बीन मेंशन्ड इन शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है, किस वेद का पार्ट है ये? यजुर्वेद का। ओके, अब देखो एक एक्सरसाइज, एक ये टास्क है आप लोगों के लिए, ये करो कि जो भी ब्राह्मण आने वाला है अब, है ना, जैसे अभी यहाँ पे ये मेंशन हुआ, इस तरह से और भी आगे आने वाले हैं। तो एक पेज जहाँ पे भी आप नोट्स, लाइक जिस भी नोटबुक में नोट्स बना रहे हो, हिस्ट्री के नोट्स अगर ऑलरेडी कहीं बना रखे हैं तो वहाँ पे ही आप ऐड करो जो भी आपको सूटेबल प्लेस लग रही हो। उसमें एक पेज में ही बस ये सब ये मेंशन करते जाना, कोई सा भी ब्राह्मण आ रहा है और उसमें क्या मेंशनड है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास एक ही जगह पे सारी इन्फॉर्मेशन होगी किस ब्राह्मण में क्या मेंशनड है और क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक हो गया ब्राह्मण से रिलेटेड और एक हो गया उपनिषद से रिलेटेड। बस ये दो चीजें आपको लिखते जाना है। ठीक है, चलो इस तरह से आपके पास एक ही जगह होंगी ना वो सारी चीज़, तो बढ़िया इजी रहेगा, आपको याद रखना, कंफ्यूजन नहीं होगा। बिकॉज आगे बहुत आगे कई बार आएगा ये सब, कुछ लिटरेचर ऐसा आएगा, कुछ ब्राह्मण आएगा, कुछ उपनिषद आएगा। आई टेल यू क्या आपको नोट करना है, बस आप साइड में रखना नोट करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले तो अब यही लिख लो कि एक्सपेंशन ऑफ एरिया ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड इन शतपथ ब्राह्मण। ओके, फिर है इमर्जेंस ऑफ जनपद। इमर्जेंस ऑफ जनपद इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, है ना। इमर्जेंस ऑफ जनपद मिलता है हमें देखने को लेटर वैदिक पीरियड में फॉर द फर्स्ट टाइम। जैसे कुरु, पंचाल, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे ये सब। ओके, विंध्य माउंटेन्स हैव बीन मेंशन्ड इन लेटर वैदिक लिटरेचर्स, विंध्य माउंटेन्स। ओके, टेरिटोरियल डिविजन्स हैं, तो पूरे लेटर वैदिक पीरियड जो हमें जितने भी एरिया में देखने को मिलता है उस हिसाब से तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। आर्यवर्त विच इज़ नॉर्दर्न इंडिया, मध्य देश सेंट्रल इंडिया, एंड दक्षिणापथ सदर्न इंडिया। ठीक है, चलो बिगिनिंग विद पॉलिटी, उसी सीक्वेंस में जा रहे हैं ना, जैसे हमने ऋग्वेदिक में किया था, एरिया फिर पॉलिटी, इसके बाद हम देखेंगे सोसाइटी, फिर रिलीजन, फिर इकोनॉमी। ठीक है, चलो पॉलिटी देखते हैं। सो तैत्रीय ब्राह्मण मेंशन्स थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप। नोट कर लो इसको, ब्राह्मण वाला पॉइंट। ठीक है, तैत्रीय ब्राह्मण में क्या है? डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप। ओके, ऑलराइट। कुछ न्यू सिविल फंक्शनरीज थे, लाइक ऋग्वेदिक टाइम पीरियड में हमने देखा था कि 3 ही ऑफिशियल्स थे, है ना, पुरोहित, सेनानी, ग्रामणी। तो इस टाइम पे कुछ न्यू फंक्शनरीज आएंगे। भागदूत, भागदूत इज, भाग समझते हैं, भाग इज टैक्स। ठीक है, भागदूत होता है कलेक्टर ऑफ टैक्सेस। सूत या सारथी, सारथी तो अगर आप महाभारत देखे हैं या सुने या सुना भी है उसके बारे में, तो सारथी से आप समझते होंगे चैरियटियर होता है, वही मीनिंग है। ठीक है, खस्त्री, चैम्बरलेन। ठीक है, चैम्बरलेन क्या होता है? मैनेजिंग हाउस होल्ड ऑफ रूलर। ओके, देन अक्षवाक, कोरियर। ठीक है, तो ये कुछ न्यू सिविल फंक्शनरीज हैं। ओके, इसके बाद आता है मिलिट्री ऑफिशियल्स जो थे ना ऋग्वेदिक टाइम पे, सेनानी और ग्रामीणी, ये दोनों अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं लेटर वैदिक में भी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बिगनिंग ऑफ अ रेगुलर सिस्टम ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। सो लेटर वैदिक पीरियड में प्रोविंसेस में बांट दिया गया था एरिया को, और हर प्रोविंस की अपनी एक गवर्नमेंट होती थी जिसको हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट बोलते हैं, एंड दिस वाज समथिंग न्यू इन द पॉलिटी। ठीक है, चलो स्थापति, तो अच्छा हाँ, इससे ये भी हो जाता है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट का सबसे पहले एविडेंस या एग्जाम्पल हमें कब देखने को मिलता है? लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री में। ओके, चलो स्थापति, स्थापति इज who administers the outlying areas. ओके, शतपति, शतपति में शत आ रहा है, शत का मतलब होता है 100, है ना, सेंचुरी जिसको आप बोलते हैं। तो इसका, ये इसके नाम में ही इसका मीनिंग है
100 विलेजेस का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो संभालते हैं ये, ठीक है। फिर है अधिकृत, अधिकृत से भी अधिकार जैसा कुछ समझ में आ रहा है। सो किसका अधिकार दिया गया है? विलेज का, विलेज ऑफिशियल नहीं है। उग्राज थोड़ा सा अलग है, उग्राज इज पुलिस ऑफिशियल्स, ओके। चलो, कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द किंगडम वॉज एक्सरसाइज थ्रू सभा एंड समिति। तो सभा एंड समिति का अभी भी वही काम है, चेक एंड बैलेंस रखने का, जो ऋग्वेदिक टाइम पीरियड में था। विधाता इज दो कम्प्लीटली डिसअपियर्ड, विधाता कम्प्लीटली डिसअपियर्ड, ठीक है। विधाता, ये जो हमने समिति पढ़ी थी ना, अगर आपको रिकॉल नहीं हो पा रहा है, ये देखो, सभा समिति विधाता गण, है ना। तो सभा समिति कंटिन्यू कर रही है, विधाता डिसअपियर्ड। चलो, नेक्स्ट कम्स जुडिशरी ऑल्सो ग्रू, किंग प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिमिनल लॉ नाउ, एंड treason was considered as a capital offense from now onwards. चलो, so this was all about polity, ठीक है। नाउ कम सोसाइटी, सो वील सी कि ऋग्वेदिक पीरियड से लेटर वैदिक में क्या क्या चेंज हो रहा है सोसाइटी में, ओके, एंड इन जनरल क्या क्या एडिशन है सोसाइटी में इस टाइम पे। यज्ञ बिकेम एलाबोरेट, ठीक है। यज्ञ जो है वो जिस तरह के भी होते थे ऋग्वेदिक में टाइम पीरियड में, तो अब वो और ग्रैंड और बड़े बड़े बढ़िया से होने लगे। सो इसकी वजह से इमरजेंस होता है ब्राह्मण कैटेगरी का, प्रॉपर ब्राह्मण्स जो कि यज्ञ करवाते थे ना, लर्नेड मैन जिन्हें हम बोलते हैं, वो वाली कैटेगरी ब्राह्मण्स में, ठीक है। उस टाइम पे क्या था, टीचर्स एंड प्रीस्ट दोनों को ब्राह्मण कंसिडर किया जाता था, नॉर्मल टीचर्स को भी ब्राह्मण ही कंसिडर किया जा रहा है, बट यहाँ पे वो प्रॉपर जो ब्राह्मण वाले ब्राह्मण है वो आ रहे हैं, ओके, ठीक है। फिर आता है क्षत्रिय, कौन थे अब इस टाइम में, जो जो टेरिटरीज कॉन्कर कर रहे थे और उनको एडमिनिस्टर कर रहे थे, ये थे क्षत्रिय। रिमेनिंग आर्यंस, जितने भी रिमेनिंग आर्यंस हैं, ये देखो आर्यंस, वो वैश्यास हैं, ठीक है, उनको वैश्या बोला जा रहा है, और नॉन आर्यन है शूद्रास। तो ये हो गया अब यहाँ पे कैटेगराइजेशन खराब, शूद्रास को उन्होंने बाहर ही निकाल दिया कम्युनिटी से कि नॉन आर्यन है आप, ओके। चलो, दीज डिविजन्स वर नॉट रिजिड दो। गोत्र का जो इंस्टीट्यूशन है वो सबसे पहले हमें लेटर वैदिक टाइम पीरियड में देखने को मिलता है। दो ऋग्वेद में हमने पढ़ा था कि 6 मंडल्स वर कॉल्ड एज गोत्र मंडल, है ना, ये पढ़ा था ना हमने। लेकिन गोत्र का इंस्टीट्यूशन हमें सबसे पहले देखने को मिलता है लेटर वैदिक टाइम पीरियड में। गोत्र क्या होता है? गोत्र बेसिकली ऐसा होता है कि एक आप कास्ट जैसा ही समझ लो इसको भी फॉर अंडरस्टैंडिंग, और ऐसा होता है कि सेम, लेकिन इस वाले कास्ट के केस में ऐसा होगा, इसको ये ऐसा वाला कास्ट समझो इसको, कि अगर आप इसी कास्ट से बिलोंग कर रहे हो, लगे अगर आप सेम गोत्र से बिलोंग कर रहे हो, ठीक है, तो आपके आपस में शादी नहीं होगी, ठीक है। और भी चीज़ें होती हैं इससे रिलेटेड, लेकिन आपको बस एक चीज़ समझाने के लिए, इसको या तो आप कास्ट की तरह या तो एक सरनेम की तरह कंसिडर कर लो, और उसमें लेकिन उल्टा लॉजिक लगता है कि सेम गोत्र में आपके यहाँ शादी नहीं हो सकती है, ठीक है। चलो, सो दैट इज द रोल ऑफ गोत्र, जिनको नहीं पता। नाउ हायर कास्ट कुड मैरी विद द लोअर वंस, तो इंटरकास्ट मैरिज तो अलाउड है, ठीक है, इंटरकास्ट अलाउड है, बट शूद्रास के साथ नहीं, ठीक है। अर्लीस्ट रेफरेंस टू 4 आश्रम्स, 4 आश्रम कौन से होते हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये है 4 आश्रम। इनका सबसे पहले मेंशन हमें मिलता है जबाल उपनिषद में, नोट कर लो इसको, ठीक है, जबाल उपनिषद। एंड दीज आश्रम्स आर इम्पॉर्टेंट टू अटेन 4 पुरुषार्थ। 4 पुरुषार्थ, अब ये पुरुषार्थ क्या होते हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। बेसिकली इंसान के एम ऑफ लाइफ, ये इनको माना जाता है कि इंसान को पूरी लाइफ में ये ही अटेन करना है, सबसे पहले धर्म, फिर अर्थ, फिर काम, और फिर मोक्ष, जैसे जैसे वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है, ठीक है। चलो, ये जैसे इसका नाम भी रखा हुआ है ना पुरुषार्थ, तो पुरुष के जीवन का अर्थ ऐसे निकलता है, ठीक है। ओके, स्टेटस ऑफ वुमेन डिक्लाइंड, एंड इसका एविडेंस आपको मिल जाएगा ऐत्रेय ब्राह्मण में, नोट कर लीजिए, ऐत्रेय ब्राह्मण में स्टेटस ऑफ वुमेन लेटर वैदिक पीरियड का बताया जाता है, ठीक है। उसमें मेंशन है डॉटर इज द सोर्स ऑफ मिजरी एंड सन इज द प्रोटेक्टर ऑफ फैमिली। अब ये मत नोट करिएगा, दिस इज जस्ट टू टेल यू एंड एक्सप्लेन यू कि ऐत्रेय ब्राह्मण में मेंशन है कि वुमेन का स्टेटस डिक्लाइन हो रहा है, ओके। मोनोगैमी वॉज आइडियल, दैट इज एक बीवी रखिए आप, यही आइडियल होगा, लेकिन पॉलीगैमी वॉज फ्रीक्वेंट, ठीक है। तो बोल आइडियल तो आइडियल ही रहेगा, आइडियल हर कोई फॉलो तो करता नहीं है, ठीक है, तो पॉलीगैमी वॉज फ्रीक्वेंट। Women were prohibited to attend the political assemblies.
ऑफ कोर्स ये तो हमने पढ़ ही लिया कि स्टेटस डिक्लाइन हो रहा है, तो प्रोहिबिशंस और रिस्ट्रिक्शंस चालू हो ही गए होंगे, है ना। तो पॉलिटिकल असेंबलीज दे वर नॉट अलाउड टू अटेंड नाउ। हाउएवर एक्सेप्शंस वर देयर वर सम women who got हायर एजुकेशन, जैसे कि हमें पता चलता है यज्ञवल्क्य गार्गी डायलॉग से। यज्ञवल्क्य गार्गी डायलॉग में गार्गी जो है वो है हमारी लर्नड वुमन। ओके, बृहदारण्यक उपनिषद में मेंशन है इनका डायलॉग, ये आप नोट कर लो। बृहदारण्यक उपनिषद, क्या इंपॉर्टेंस है बृहदारण्यक उपनिषद की? ओल्डेस्ट उपनिषद है ये, ठीक है। ओके चलो, नाउ कम्स कितनी तरह की मैरिजेस होती थी। सो 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेस, एंड इसमें आप दो याद रख लो, ब्रह्म विवाह और अर्श विवाह। ब्रह्म विवाह था जिसमें डाउरी दी जाती है, और अर्श विवाह वो है जिसमें ब्राइड प्राइस लिया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये दो तरह के और विवाह हैं जो इंपॉर्टेंट है, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। अब इसको कैसे याद रखोगे, ये ना कास्ट के बेसिस पे नाम रखे गए हैं। तो अनु मेजरली लड़की का नाम होता है, ठीक है, और अनु का मतलब क्या होता है? छोटा। सो छोटी कास्ट की लड़की, ठीक है। सो लोअर कास्ट ब्राइड is being married with upper caste groom, that is अनुलोम विवाह, and प्रतिलोम will be opposite of this. So आपको सिर्फ अनुलोम याद रखना है, अनुलोम का मतलब क्या होता है, and I already told you the ट्रिक टू रिमेंबर दिस, ठीक है। सो ये दोनों आपको याद रखना है। ओके, ना 16 संस्कार होते हैं हिंदुइज्म में। अब इसमें बस 3-4 याद रख लो, गर्भधान, उपनयन, वानप्रस्थ एंड अंत्येष्टि, बस ये 4 याद रख लो, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं रिलीजन। सो वी आर डन विथ पॉलिटी एंड सोसाइटी ऑफ लेटर वैदिक पीरियड। नाउ कम्स रिलीजन। रिलीजन में एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो मेजर गॉड्स हैं वो चेंज होंगे लेटर वैदिक टाइम पीरियड में। सो लेटर वैदिक पीरियड में प्रजापति, लेटर नोन एज ब्रह्म, विष्णु एंड रुद्र, ठीक है, ये 3 आ जाते हैं इंपॉर्टेंस में, प्रजापति, विष्णु और रुद्र। और ऋग्वेदिक में कौन थे? इंद्र, वरुण, अग्नि, ठीक है। चलो, प्रजापति को ही हम आगे जाके ब्रह्म बोलते हैं, और रुद्र को ही हम आगे जाके शिवा बोलते हैं, ठीक है। रुद्र है बाकी वही गॉड ऑफ एनिमल, जैसा कि हमने अभी ऋग्वेदिक टाइम पीरियड में पढ़ा था। ओके चलो, प्रजापति इज सुप्रीम गॉड इन तीनों में, ठीक है। ओके, पुषाण इज गॉड ऑफ शूद्र, तो इनके भगवान भी अलग कर दिए शूद्रास के। बृहदारण्यक उपनिषद, एक और इम्पॉर्टेंट चीज, इसमें क्या मेंशन्ड है? इसमें फर्स्ट एविडेंस मेंशन्ड है, फर्स्ट टाइम नहीं, इसमें ये जो फर्स्ट है जहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन और डीड्स, कर्मफल है ना, और रीबर्थ वगैरह की थ्योरी, ये सब यहाँ पे मेंशन्ड है। सो दिस इज द फर्स्ट वर्क, दिस इज द फर्स्ट टेक्स्ट जहाँ पे आपको ये मिलता है इनका एविडेंस, डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन एंड कर्मा, ठीक है। आगे जाके जैनिज्म भी यही थ्योरी देता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसलिए हम कहते हैं कि हिंदू रिलीजन से ही काफ़ी रिलीजन्स निकल के आए हैं। ओके चलो, अब ये है शतपथ ब्राह्मण में मेंशन है 12 रत्न, तो ये कुछ पोस्ट्स हैं बेसिकली, ठीक है। लेट्स सी देम वन बाय वन। तो कुछ कुछ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पुरोहित ऑलरेडी डन, प्रीस्ट है ना, महिषी द क्वीन, युवराज वेरी इजी, प्रिंस, सारथी कर चुके हैं, सेनानी कर चुके हैं, ग्रामिणी कर चुके हैं, शत या फिर खस्त्री ऑलरेडी कर चुके हैं, इसको शत भी बोला जाता है, ठीक है। गेटमैन, चैम्बरलिन, हाउस होल्ड वाला, गॉट इट। संग्रहित्री, संग्रहित्री याद रखना ट्रेजरर होता है, ठीक है। भागदूत कर चुके हैं, अक्षवाप कर चुके हैं, पलगल, पलगल आज के टाइम पे वो पैल्स बोलते हैं ना, दोस्तों को पैल बोलते हैं, तो वैसे ही फ्रेंड ऑफ किंग इस पलगल। गोवी करता है हेड ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है। क्या पता पैल वर्ड यहीं से निकाला हो, पुराने वर्ड पलगल से, है ना। चलो अब इसमें वही बस हाईलाइट करना जो कि न्यू है, ठीक है, क्योंकि बाकी तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना। तो महिषी, युवराज तो बहुत ईजी है, उसके बाद हमारा संग्रहित्री, देन पलगल एंड गोवीकर्ता, ओके ठीक है। अब यज्ञ हमने पढ़े थे कि इस टाइम पे इलाबोरेट होने लगे थे लेटर वैदिक टाइम पीरियड में, है ना। सो देयर वर 2 वेराइटीज, एक होता था लघु यज्ञ, लघु यज्ञ मतलब छोटे और सिंपल और प्राइवेट, लघु का मतलब ही छोटा होता है, और दूसरा होता था महायज्ञ मतलब ग्रैंड या फिर रॉयल वाले। अब महायज्ञ होते थे 4 तरह के, राजसूय जिसमें जो रॉयल कॉन्सेक्रेशन के टाइम पे होता है, वाजपेयी वेयर ड्रिंक ऑफ स्ट्रेंथ इज गिवन, ठीक है, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए बेसिकली,
अश्वमेध यज्ञ जिसमें हॉर्स का सैक्रिफाइस दिया जाता है, और अग्निष्टोम जिसमें सैक्रिफाइस ऑफ एनिमल दिया जाता है। ऑल द मोर एंड लेस ये जो यज्ञ होते थे ये स्ट्रेंथ और टेरिटरी के एक्सपेंशन के लिए किए जाते थे। ठीक है, चलो। ओके। और देखो ये बाकी राजसूय का ये प्रॉपर रॉयल कॉन्सिक्रेशन का याद रखना। राजसूय बेसिकली तब हो रहा है जब किसी को राजा बनाया जा रहा है ना, तब राजसूय यज्ञ हो रहा है। वाजपेयी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए किया जाता है, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। ठीक है, लिख लेना चाहे तो इसे, या तो फिर हाईलाइट कर लेना इसको, स्ट्रेंथ वर्ड तो लिखा ही हुआ है। अश्वमेध जो है ना ये एक्सपेंशन के लिए यूज होता था, एक्सपेंशन के लिए किया जाता था। ठीक है, इसमें अगर आपने रामायण देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि घोड़े को छोड़ा जाता है और वो जहाँ जहाँ तक जाता है, ठीक है, जिस जिस एरिया में जाता है वो सारी टेरिटरी उनके राजा के नाम होती जाती है, राजा के अंडर आती जाती है। ठीक है, ऑफ कोर्स वो जो लोग एक्सेप्ट करते हैं वो नॉर्मली एक्सेप्ट कर लेते हैं, एंड जिनको अगर एतराज़ होता है कि नहीं हम आपके टेरिटरी में तो नहीं आएंगे, मतलब हम अपनी टेरिटरी नहीं देंगे आपको, तो फिर उनके बीच युद्ध होता है, दैट इज़ वॉर। एंड जो जीतता है दैट पर्सन ऑफ कोर्स गेट्स अ टेरिटरी। ठीक है, चलो ये हो गया थोड़ा सा ज्ञान जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ठीक है इन जनरल पता होना चाहिए इतना कल्चर के बारे में। ओके, अग्निष्टोम यज्ञ, बाकी ये हो गया वही, ये भी स्ट्रेंथ वगैरह के लिए ही है। ठीक है, सो आई होप यू नो द कीवर्ड्स नाउ, रॉयल कॉन्सिक्रेशन, स्ट्रेंथ, एंड अश्वमेध इज फॉर एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी। ठीक है, ये लिख लेना। ओके, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वैदिक पीरियड ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन अगेंस्ट कल्ट्स, रिचुअल्स एंड प्रीस्टली डोमिनेशन। जो ब्राह्मणिकल डोमिनेशन है ना वो काफ़ी बढ़ता जाता है विथ टाइम, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली जब जैसे जैसे कोई भी चीज़ एक्सट्रीम होने लगती है तो कुछ ना कुछ रेवोल्यूशन आता है। उसी तरह से इसके केस में भी होगा जो कि हम देखेंगे। ठीक है, तो वैदिक पीरियड में जब ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो महाजनपद पीरियड आता है फिर। ठीक है, ऑल राइट। उसके उससे उसे पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि इकोनॉमी कैसी थी लेटर वैदिक टाइम पीरियड में। ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड में लैंड हैड नाउ बिकम मोर वैल्यूएबल देन काउज, सो कैटल वाज वेल्थ ऋग वैदिक टाइम पीरियड में। अभी क्या है, लैंड बन जा रहा है। ठीक है, लैंड इज टेकिंग ओवर दैट। मेन्योर वाज नोन, और इन सारी चीज़ों से हमें पता चलता है कि देर इज एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर नाउ। ठीक है, न्यू ऑक्यूपेशंस वर देयर, वॉशरमैन, फिशरमैन, डायर्स, ये सारी चीज़ें ग्रो करने लगी। ठीक है, एडवांसमेंट इन द नॉलेज ऑफ मेटल्स वाज मेड। सो ऋग्वेदिक पीरियड में सिर्फ गोल्ड या आयाज, आयाज मतलब आइदर कॉपर और आयन, यही यूज होता था, लेकिन अब हम देखते हैं कि और भी चीज़ें यूज होने लगी थी, और भी मेटल्स यूज में आने लगे थे। ठीक है, देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स इनटू गिल्ड्स। ओके, okay, so this was economy of later Vedic period. So that was all about later Vedic period. Okay, I hope इंटरेस्टिंग लगा होगा कि वाह क्या चल रहा था, कैसे कैसे ये सब, कैसे कैसे कोई चीज़ बहुत अच्छी चीज़ के लिए स्टार्ट हो रही थी। लाइक ऋग्वेद में हमने देखा कि जो वर्ण सिस्टम था वो ऑक्यूपेशन से रिलेटेड था, लेकिन लेटर वैदिक में उसको ख़राब कर दिया जाता है। एंड हु इज़ डूइंग ऑल ऑफ दिस, ह्यूमन्स आर डूइंग दिस। ठीक है, बिकॉज टेक्स्ट में तो कुछ और ही मैंशनड है ना, बट ह्यूमन्स आर डिस्ट्रॉइंग इट, राइट। और ये सारा नॉलेज ही सबको नहीं होता है, एंड बस सब माने जाते हैं, फॉलो किए जा रहे हैं, एंड ख़राब किए जा रहे हैं सोसाइटी को। खैर चलो, तो इसके बाद अब लेटर वैदिक पीरियड के बाद आता है हमारा महाजनपद पीरियड। सो लेटर वैदिक हमने कहाँ ख़त्म किया था, 600 BC। सो दिस स्टार्ट फ्रॉम 600 BC टू 325 BC। ओके, 16 महाजनपद आर देयर। ओके, एंड ये महाजनपद आप यहाँ देख लो इस मैप में, और इस मैप की हेल्प से ही आपको से 16 महाजनपद याद रखने हैं। ठीक है, और ये मैप आप कर लो लेटर लेटर रिविजन टास्क। ठीक है, बाद के रिवीजन का टास्क, मतलब कि ये कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हाई यील्डिंग एरियाज हैं लेकिन बहुत फैक्चुअल हैं। ठीक है, इसलिए हम इन चीज़ों को थोड़ा एंड के लिए रखेंगे। लाइक लास्ट एक महीना जो होगा ना एग्जाम के पहले का, उस टाइम पे हम इस समय सबसे ज़्यादा फोकस देंगे, बिकॉज क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है। तो अभी भी आप कितना भी पढ़ भी लोगे ना तो भी आपको एंड में इसको ज़्यादा टाइम देना ही है एनीवेज, बिकॉज ये हाई यील्डिंग है और फैक्चुअल है। इससे अच्छा है कि हम एंड में ही इसको ज़्यादा टाइम दें, बिकॉज अल्टीमेटली हमारा जो गोल है, पर्पस है, वो ये है कि हमें एग्ज़ाम में याद रहे। ठीक है, तो अगर मान लो आपने लाइक 6 महीने पहले से कोई सी चीज़ पढ़नी चालू कर भी दी,
लेकिन आपको मेन तो एग्ज़ाम के टाइम पे याद रखना है ना, तो एग्ज़ाम से पहले तो एनी व्हिच वेज़ पढ़ना ही होगा उसको बहुत अच्छे से बार-बार। तो हम तभी कर लेंगे, है ना? अभी का टाइम हम किसी और चीज़ में यूटिलाइज़ कर लेते हैं। सो ऐसे ही कुछ-कुछ चीज़ें हैं, जैसे स्पेक्ट्रम में भी आई टोल्ड यू कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स हम बाद में करेंगे, वो इसीलिए बोला गया है, क्योंकि वो बहुत फैक्चुअल हैं, ठीक है? चलो, तो अब हम करते हैं महाजनपद। तो एक बार पहले मैं मैप में ही पढ़ देती हूँ सारे महाजनपद, ठीक है? थोड़ा-सा लाइक आप बस नाम ऐसे बस नाम दिमाग में रखने की बस कोशिश करना कि ठीक है, ये महाजनपद का नाम है। कंबोज, गंधार, ठीक है? कुरु, पंचाल, शौरसेन, मत्स्य, अवंती, छेदी, मल्ल, कौशल, काशी, विदेह, अंग, मगध, वत्स, अस्माक। ये थे हमारे 16 महाजनपद, ठीक है? अब इनके हम कैपिटल्स देखते हैं, ये कैपिटल्स आपको याद करने हैं। इसको भी लेटर रिविजन टाइम वाली कैटेगरी में रख दो, इसको भी एंड में ज़्यादा पढ़ना, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है अगेन, ठीक है? पूरा रटने प्रॉपर रटने वाला है। अंग, चंपा, मगध, मगध के बहुत कैपिटल्स रहे हैं अलग अलग रूलर के टाइम पे। राजगीर बिंबिसार के टाइम पे, पाटलिपुत्र उदयन, वैशाली शिशुनाग एंड पाटलिपुत्र कलाशोक के टाइम पे, ठीक है? फिर वज्जी, मिथिला, वैशाली, मल्ल, कुशिनार, पावा, काशी, वाराणसी, कौशल, साहित महेत, साकेत, वत्स, कौशंबी, छेदी, शक्तिमती, कुरु, इंद्रप्रस्थ, पंचाल। पंचाल में दो हैं अब, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ का है अहिछत्र, साउथ का है कामपिल्य। शौरसेन, मथुरा, मत्स्य, विराटनगर, अवंती, नॉर्थ साउथ अलग अलग। नॉर्थ का उज्जैनी कैपिटल है, साउथ अवंती का महेशमती। अस्माक का कैपिटल है पोतन या पातिली। गंधार, तक्षशिला, पुष्कलावती, कंबोज, राजापुर, ठीक है? अब जब आप इसकी इनकी लोकेशंस याद कर लोगे ना, थोड़ा सा दिमाग में इनकी लोकेशंस भर लोगे दिमाग में, तो ईजी हो जाएगा कैपिटल्स भी याद करना, बिकॉज थोड़ा बहुत हमें सिटीज़ और इन एरियाज़ का आइडिया होता है कि क्या कहाँ पर है, ओके? तो वो थोड़ा सा बेहतर होगा याद करने में। अब देखो, दो तरह के स्टेट्स थे महाजनपद में, मोनार्की जहाँ एक जगह, एक वो जहाँ पे मोनार्की थी, एक वो जहाँ पे रिपब्लिक था। ठीक है? तो मोनार्की और रिपब्लिक में तो डिफरेंस पता है ना। मोनार्की में क्या होता है, हेरिडिटरी वाला सिस्टम होता है, राजा का बेटा राजा। रिपब्लिक में क्या होता है, इलेक्टेड हेड होता है, राइट? ठीक है? तो अब रिपब्लिक वाले स्टेट्स याद कर लो, बिकॉज ये सिर्फ 4 हैं। इसके अलावा ऑब्वियसली जो भी बचे हुए हैं वो मोनार्की फॉलो करते हैं, ठीक है? तो ये 4 आपको याद करना है, वज्जी, मल्ल, कुरु, पंचाल, ठीक है? कंबोज इंडिया का नहीं है इसलिए याद नहीं करवा रही हूँ, ओके? वज्जी, मल्ल, कुरु, पंचाल, ठीक है? कुरु पंचाल तो साथ साथ ही चलते हैं, लाइक नाम में ही साथ में निकलते हैं जब आप बोलोगे ना कुरु पंचाल, ठीक है? ओके, देन कम्स, अब देखो, अब हम पढ़ेंगे कुछ कुछ महाजनपद के बारे में, बेसिकली मगध के बारे में, ठीक है? बिकॉज मगध था जिसने बढ़िया से ग्रो किया था अमंग ऑल महाजनपद्स, ओके? So there was struggle between 4 states, Magad, Kaushal, Vats and Avanti. For what? For power, for supremacy. Who won at the end? Magad. How? Let's see the reasons. There were 3 reasons majorly. So सबसे पहला था geographical position का advantage. Geographical position का advantage एक तो आयन के केस में, ठीक है? बिकॉज मगध हैड रिचेस्ट आयन डिपॉजिट्स। इससे क्या फ़ायदा हुआ मगध को? वेपन्स बढ़िया बना पाया, इम्प्लीमेंट्स बढ़िया बना पाया। इम्प्लीमेंट्स किस लिए? एग्रीकल्चर के लिए। एग्रीकल्चर जब अच्छा हुआ तो फूड सरप्लस हुआ, ये देखो, इंक्रीज गेन प्रोडक्शन, है ना? अल्यूवियल सॉइल भी था, गैंजेटिक प्लेन था तो अल्यूवियल सॉइल था, तो उसकी वजह से फूड सरप्लस। अब अगर फूड की प्रॉब्लम सॉर्टेड होती है ना, तो बहुत बढ़िया कंडीशन होती है किसी भी स्टेट की, कंट्री की। लाइक इंडिया के भी हमें पता है कि इंडिपेंडेंस से पहले हम सेंगे, इंडिपेंडेंस के बाद हम काफ़ी टाइम तक फूड के लिए डिपेंडेंट थे काफ़ी नेशंस पे, जो हमें कई एरियाज में वीक बनाता था, है ना? तो ऑफ कोर्स वही सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करो कि फूड सरप्लस था, इस एरिया में कोई प्रॉब्लम नहीं थी मतलब मगध को, जो कि इसको काफ़ी एज देता था, ठीक है? बिकॉज उस टाइम पे बहुत ही कम स्टेट्स थे जो फूड सरप्लस थे, या फिर इनफैक्ट सेल्फ सफिशिएंसी भी थी, ठीक है? एक और एडवांटेज था मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? मगध वॉज द फर्स्ट वन विच यूज्ड एलिफेंट्स ऑन अ लार्ज स्केल, ठीक है? लार्ज स्केल की बात की जा रही है यहाँ पे, ये ध्यान में रखना। तो एलिफेंट्स फर्स्ट टाइम यूज़ हो रहा है ऐसा कुछ हमें नहीं समझ में आ रहा है इससे, लेकिन लार्ज स्केल में, हाँ, लार्ज स्केल में पहली बार एलिफेंट्स मगध यूज़ कर रहा है, ठीक है? चलो,
नाउ वी विल बिगिन द डायनेस्टी एंड ऑल एवरीथिंग। ये सारा सिलसिला अब चालू होने वाला है, अलग अलग डायनेस्टी पढ़ेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले बिगिनिंग विथ हरेनक डायनेस्टी। ओके, टाइम पीरियड इज 544 BC टू 412 BC। अब 544 BC से पहले मतलब क्या हो रहा था, यही इन लोगों में आपस में कुछ ना कुछ लड़ाई चल रही है, फाइनली फिर मगध राइज कर रहा है, ठीक है, यही सब कुछ ना कुछ चल रहा है। सो सबसे पहले आता है बिम्बिसार। ओके, अब जिसका टाइम पीरियड हाईलाइटेड नहीं है वो याद नहीं करना है, ठीक है, परेशान मत होना। बिम्बिसार इज द फाउंडर ऑफ हरेनक डायनेस्टी, ठीक है। मगध बिकेम प्रोमिनेंस या फिर इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ी बिम्बिसार के टाइम पे ही। ये बिम्बिसार जो था वो कंटेम्प्रेरी था गौतम बुद्ध और महावीर का, ठीक है। ही मैरिड प्रिंसेस ऑफ कौशल, जिनका जो थी सिस्टर ऑफ प्रसेनजीत, कौशल किंग प्रसेनजीत की। लिच्छवी एरिया से छिलाना को मैरी किया इन्होंने, एंड शी वाज सिस्टर ऑफ चेतक, ठीक है। ये चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट थी उस टाइम पे, ये बेसिकली मैट्रिमोनियल अलायंसेस होते थे, एक्सपेंशन का एक तरीका, ठीक है, वही हो रहा है यहाँ पे। एक पीसफुल तरीका एक्सपैंड करने का टेरिटरी को मैट्रिमोनियल अलायंसेस होते थे, जो कि लाइक अकबर ने भी फॉलो किए थे, है ना, ठीक है। ही गेन्ड अ पार्ट ऑफ काशी एज द डाउरी। ये देखो ऐसे ही तो एक्सपेंशन होता था, काशी उनको डाउरी में मिली, ठीक है, टेरिटरी बढ़ गई उनकी। ऑलराइट, काशी मिला था कौशल के साथ, ठीक है, मतलब किससे मिल रहा है, प्रिंसेस ऑफ कौशल से शादी करने पर। ही कॉन्कर्ड अंग, देन ही सेंट जीवक अ फिजिशियन टू उज्जैन, किसके लिए, अवंती किंग प्रद्योत के लिए। अवंती वॉज अ वेरी पावरफुल किंगडम, ठीक है, तो इससे अच्छे रिलेशंस बना के रखे थे बिम्बिसार ने, ठीक है। ही वॉज नोन एज सेनी बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट इंडियन किंग हु हैड अ रेगुलर एंड स्टैंडिंग आर्मी। इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ही इज द फर्स्ट इंडियन किंग हु हैड अ रेगुलर एंड स्टैंडिंग आर्मी। तो इट वॉज नॉट चंद्रगुप्त मौर्य, इट वॉज बिम्बिसार हु हैड अ रेगुलर एंड स्टैंडिंग आर्मी फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। ही बिल्ड द सिटी ऑफ राजगृह, और इसीलिए उन्होंने मगध का कैपिटल बना दिया राजगृह को, ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था, ये देखो। इसके बाद आता है इनके बेटे अजातशत्रु, जो कि बहुत ही अग्रेसिव होते हैं, इनकी पॉलिसी भी बहुत अग्रेसिव होती है। ही किल्ड हिज फादर, बिम्बिसार को मार दिया। मोर अग्रेसिव पॉलिसी, ठीक है, तो जिनके साथ भी बिम्बिसार ने अच्छे अच्छे रिलेशंस बना के रखे थे, इन्होंने सब खराब कर दिए लड़ लड़ के, ठीक है। ही अटैक्ड बेसिकली एवरीबडी। वो उसका अजातशत्रु का एम भी वही था, एक्सपांशन, लेकिन पीसफुल तरीके से नहीं, अटैक करके। नेक्स्ट टारगेट था वज्जी, जिसको अचीव करने में 16 साल गवा दिए अजातशत्रु ने, और एंड में भी अपनी स्ट्रेंथ के बलबूते पर नहीं बल्कि डिसीट के बेसिस पर हराया वज्जी को, ठीक है। देन ही बिल्ट फोर्ट ऑफ राजगृह एंड वॉच फोर्ट जल दुर्ग, ओके, ऑन गंगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये बस इंपॉर्टेंट पॉइंट है अजात शत्रु से रिलेटेड, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा कि उसकी अग्रेसिव पॉलिसी थी, बस इतना, ओके। ये आप चाहो तो आप काट भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। उदयन, उदयन इज द नेक्स्ट किंग ऑफ सेम डायनेस्टी, हरेनक डायनेस्टी। तो हमने बिम्बिसार देखा हरेनक में, ठीक है, फिर हमने देखा अजात शत्रु को, अब हम देख रहे हैं उदयन, ठीक है। चलो, फाउंडेशंस ऑफ द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र वर लेड बाय उदयन, कहाँ पर, कॉन्फ्लुएंस ऑफ सोन एंड गंगा, ठीक है। और इसके बाद ऑफ कोर्स उन्होंने फाउंडेशन ले किया है, तो इसको अब वो कैपिटल बना देंगे राजगृह से शिफ्ट करके। किसका कैपिटल, मगध का कैपिटल, ठीक है। लास्ट रूलर जो इस डायनेस्टी का है वो है नागदशक, ठीक है। इनको हरा दिया जाता है शिशुनाग के द्वारा, ठीक है। तो एंड शिशुनाग डिफीट्स हिम एंड एस्टैब्लिशेस शिशुनाग डायनेस्टी, ठीक है। चलो, सो हमारी हरेनक हमने पढ़ ली, हरेनक डायनेस्टी हो गई। इसमें कौन कौन थे, बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयन, और लास्ट रूलर कौन है, नागदशक, जिसको किसने हरा दिया, शिशुनाग ने, और एस्टैब्लिश कर दी शिशुनाग डायनेस्टी। नाउ शिशुनाग, और कौन थे वो, इनके मिनिस्टर थे। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी एक बार पूछ चुका है। तो शिशुनाग है कौन, मिनिस्टर है नागदशक का, ठीक है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ शिशुनाग वाज डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रद्योत डायनेस्टी ऑफ अवंती। अभी मैंने बताया था ऊपर कि अवंती वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग किंगडम, तो उसको डिस्ट्रॉय करना मतलब काफ़ी बड़ा काम करना, ठीक है। सो वो शिशुनाग ने किया था। एक और इस डायनेस्टी का इंपॉर्टेंट रूलर है कलाशोक, ठीक है, ये कलाशोक,
वाई इज ही इम्पोर्टेंट? ही समन्ड, ही कन्वीन्ड सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल इन वैशाली। अब ये काउंसिल वाली इन्फॉर्मेशन अभी यहाँ मत रटो, आगे हम बॉक्स करेंगे जिसमें हम सीक्वेंस वाइज करेंगे सारे बुद्धिस्ट काउंसिल, तब याद करना, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपको बताना था कि कलाशोक क्यों इंपॉर्टेंट याद रखना है, शिशुनाग डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो, नंद डायनेस्टी आती है उसके बाद। ओके, नंद डायनेस्टी का टाइम पीरियड 344 BC टू 323 BC। इनके जो मेन जिन्होंने स्टैब्लिश किया इस डायनेस्टी को वो है महापद्मानंद, ठीक है। इनको कुछ इंपॉर्टेंट टाइटल्स दिए गए हैं। सर्वक्षत्रांतक, ठीक है, जिसका मतलब होता है अपरूटर ऑफ ऑल क्षत्रियस। उग्रसेन, जिसका मतलब होता है ओनर ऑफ ह्यूज आर्मी। और सबसे इंपॉर्टेंट टाइटल है एक रथ। अगर इन तीनों में आपको सिर्फ एक याद रखना है तो ये जरूर याद रखना, एक रथ, ठीक है। एक रथ का टाइटल, एक रथ का मतलब क्या होता है? द सोल मोनार्क, ठीक है। और पुराण में कहा गया है इनको, ये पुराण में। किसकी बात हो रही है? महापद्म की, ठीक है। ही इज द फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इंपॉर्टेंट, यस। फर्स्ट स्टैंडिंग आर्मी किसकी थी? रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी बिम्बिसार की, ठीक है। और फर्स्ट एम्पायर बिल्डर कौन है? महापद्मानंद, ठीक है। चलो, नाउ ही हैड 8 सन्स एंड धनानंद वाज द लास्ट वन। धनानंद का नाम तो आप सबने सुना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य अगर देखा है तो, है ना, ठीक है। और इसमें अगर आपको टाइटल्स नहीं करना है ना, आपको ज़्यादा लग रहा है, वैसे आप काट सकते हो, उग्रसेन आप काट दो, ज़्यादा है तो, ठीक है। सर्वक्षतांतक रख लो और एक रथ याद रख लो। नाउ फॉरेन इन्वेजन्स नाउ। सो सबसे पहले फॉरेन इन्वेजन इस दौरान, लाइक अभी तक हमने नंद डायनेस्टी तक पढ़ लिया, तो इस टाइम तक कितने फॉरेन इन्वेजन्स हो चुके हैं, ठीक है। एंड में आई डू अ क्विक रिविजन, डोंट वरी, थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा होगा, ठीक है। चलो, फॉरेन इन्वेजन सबसे पहले था डेरिस इन्वेजन। डेरिस इन्वेजन कब हुआ था? बिम्बिसार के टाइम पे। बिम्बिसार हमने पढ़ा ना अभी, हरियाणक डायनेस्टी में, उसके टाइम पे हुआ था। हर इन्वेजन का कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है, तो इस इन्वेजन का क्या इफेक्ट था? इट गेव एम्पेटस टू इंडो ईरानियन ट्रेड। देन ग्रीक्स केम टू नो अबाउट वेल्थ ऑफ इंडिया, जिसकी वजह से आगे और इन्वेजन होते हैं, है ना। फिर दीज पीपल ब्रॉट अप खरोष्ठी स्क्रिप्ट टू इंडिया, और खरोष्ठी को राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है इस डायरेक्शन में, ठीक है। देन इन्फ्लुएंस ऑन मॉडर्न स्कल्पचर। नाउ दिस इज अ वेरी कॉमन पॉइंट एंड वेरी लाइक रियली वेरी बेसिक एंड कॉमन पॉइंट, कि अगर कोई भी कल्चर का कॉन्फ्लुएंस हो रहा है, या लाइक हमारे यहाँ से कोई कहीं और जाके किंगडम बना रहा है, रूल कर रहा है कुछ टाइम के लिए ही सही, या फिर कोई बाहर से हमारे यहाँ रूल करने आ रहा है, तो कल्चर में आर्ट, आर्किटेक्चर, कल्चर, इन सारी चीज़ों में हमें मर्ज और कॉन्फ्लुएंस, है ना, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी ही। वेरी बेसिक पॉइंट, ठीक है। चलो, देन दूसरा इन्वेजन होता है इंपॉर्टेंट, एलेक्जेंडर का। ये किसके टाइम पे हो रहा है? धनानंद के टाइम पे। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे नहीं होता है एलेक्जेंडर का इन्वेजन, रिमेंबर दिस। एलेक्जेंडर इन्वेड्स ड्यूरिंग धनानंद टाइम पीरियड 326 BC, रिमेंबर दिस। नाउ एलेक्जेंडर के इन्वेजन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है हमें। रूलर्स ऑफ तक्षशिला एंड, मतलब जो भी बाकी के रूलर्स थे उन्होंने सरेंडर कर दिया था, लेकिन पोरस का जो रूलर था उसने रिफ्यूज कर दिया था, ठीक है। पोरस जो था उसने रिफ्यूज कर दिया था सरेंडर करने से, ठीक है। पुरु का रूलर था वो। तो एलेक्जेंडर ने क्रॉस किया झेलम, ठीक है, और पोरस को हरा दिया। दिस वॉज नोन एज बैटल ऑफ वितस्ता। वाई बैटल ऑफ वितस्ता? बिकॉज ये झेलम का दूसरा नाम है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था ऋग्वेदिक नाम झेलम का क्या है? वितस्ता, इसीलिए बैटल ऑफ वितस्ता। तो इसमें पोरस को हराता है और फिर अलेक्जेंडर पहुंचता है ब्यास, लेकिन इसके बाद उसके सोल्जर सरेंडर कर देते हैं। मगधन एम्पायर भी बहुत स्ट्रांग होता है, तो दे न्यू कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, अब हमको लौट जाना चाहिए, ठीक है। तो वो कहाँ तक पहुंचता है अलेक्जेंडर? बस यही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे एक्चुअली इंपॉर्टेंट याद करवानी थी, कि वो ब्यास तक पहुंच रहा है, ठीक है। चलो, ऑल राइट। फिर एलेक्जेंडर के इन्वेजन का क्या फायदा होता है? इट ओपनड अप बोथ लैंड एंड सी रूट्स बिटवीन इंडिया एंड यूरोप, जिसकी वजह से ट्रेड बहुत फ्लरिश होगा इंडिया और यूरोप के बीच। एंड इट ओपन द आइज ऑफ इंडियंस दैट इट इज़ नेसेसरी कि आप यूनिफाइड रहिए, ताकि आप अपने एम्पायर, अपनी इंडिया को बचा पाएँ, ठीक है। ऑल राइट, ये आप काट सकते हो आप चाहो तो, इसको इरेज कर दो, कोई ज़रूरी नहीं है, बिकॉज ये किसी भी इन्वेजन की हेल्प से समझ में आता है कि यूनाइटेड रहना है, बट रहते नहीं थे, बस सीख तो रहे हैं, बट उसको अप्लाई नहीं कर रहा था कोई भी कभी भी, ठीक है। चलो चलो, ठीक है।
सो आई गेस इतना इसको यहाँ पे रोकते हैं। बुद्धिज़्म जैनिज़्म जो है ये रिलीजियस मूवमेंट्स, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ठीक है, 1 घंटे से ज़्यादा का लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। सो आई होप दिस वाज लिटिल हेल्पफुल। अभी हमने आज क्या क्या कर लिया, जल्दी से क्विक रिविजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने किया वैदिक कल्चर से स्टार्ट, है ना। उसमें हमने पढ़ा सारे श्रुति पढ़ा, है ना, 4 श्रुति, फिर स्मृति पढ़ी, 6 स्मृति होती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा ऋग्वेदिक पीरियड। ऋग्वेदिक पीरियड में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने एरिया पढ़ा, ठीक है, पॉलिटी पढ़ी, इकोनॉमी पढ़ी, रिलीजन पढ़ा, सोसाइटी पढ़ी, ठीक है। फिर हमने पढ़ा लेटर वैदिक, लेटर वैदिक में भी यही सारी चीज़ें पढ़ी। लेटर वैदिक के बाद हमने क्या पढ़ा, महाजनपद। महाजनपद में हमने क्या देखा, 16 महाजनपद देखे, उनके कैपिटल्स देखे, ठीक है, इतना देखा। उसके बाद हमने राइज ऑफ मगध देखा, है ना, कि मगध कैसे ग्रो किया, रीजंस मगध के ग्रो करने के वो पढ़ा। और उसके बाद हमने अब कुछ कुछ डायनेस्टीज देखी। तो सबसे पहले हमने देखा हर्यनक डायनेस्टी, ठीक है, हर्यनक डायनेस्टी, जिसमें कितने रूलर्स हमने देखे, बिंबिसार, बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद उदयन, और उनका लास्ट रूलर था नागदशक। हर्यनक डायनेस्टी के बाद आती है शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी में किसने स्टैब्लिश किया शिशुनाग डायनेस्टी को, शिशुनाग ने, है ना। इसके अलावा इनके अलावा और कौन इंपॉर्टेंट रूलर है, कलाशोक। कलाशोक क्यों इंपॉर्टेंट है, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल की वजह से। शिशुनाग की एक इंपॉर्टेंट क्या अचीवमेंट है, अवंती का अंपायर डिस्ट्रॉय करना, ठीक है, ठीक है, ओके। फिर इनके बाद शिशुनाग डायनेस्टी के बाद आती है नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी में सबसे इंपॉर्टेंट रूलर महापद्मानंद, जिन्होंने इस्टेब्लिश किया, महापद्मा ने, है ना, नंद डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया। इनके टाइटल्स थे, 2 टाइटल्स थे, एक तो एकरथ था, और एक और कौन सा टाइटल था, श से, आई थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड नाम है, इवन आई फॉरगेट, बट सर्व शत्रांतक, ठीक है, सर्व शत्रांतक वो टाइटल था, और एकरथ टाइटल था। महापद्मा के बाद आता है धनानंद, है ना, ठीक है। ये हो गया हमारे सारे डायनेस्टीज का पूरा समरी हो गया आज के लेक्चर का। और उसके बाद हमने इन्वेजन्स देखे, फॉरेन इन्वेजन्स, तो इसमें 2 इन्वेजन्स देखे, एक हमने डेरियस का देखा और एक हमने देखा अलेक्जेंडर का इन्वेजन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अब आपको क्या करना है, जो भी आपने हाईलाइट किया है वो आपको विद इन 24 आवर्स एक बार रिवाइज कर लेना है, और मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए मस्ती में, कुछ भी डाउट हो, कुछ भी इशू हो, जस्ट टेक्स्ट अस, ओके, ऑल राइट, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय।